अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू जहाने रमजान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही पुरानी दोस्त जाले सरहदी। और ये बहुत ही एक सही दिन है जो मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया, मेरी पुरानी दोस्त, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती की अहमियत और जो खूनी रिश्ते नहीं होते उनकी जो अहमियत होती है। और बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि हम अपने जो खून के रिश्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपना टाइम देते हैं, लेकिन जो हमारी दोस्ती के रिश्ते होते हैं और जो और मज़ीद हमारी ज़िंदगी के रिश्ते होते हैं उनको अहमियत नहीं देते हैं। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली किसी ने बहुत खूब कहा था, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको कैटेगराइज कर लिया और इसको आप बेचने के लिए निकलेंगे मार्केट में और आपको जो है उसके एवज में जो है वो या तो दौलत मिलेगी या आपको उस मटीरियल गेन होगा। इट इज़ अ वेरी इमोशनल बॉन्ड जो आप खुद क्रिएट करते हो। जब आपको आपके विरसे में, आपके हिस्से में आपके घर वाले मिलते हैं, जिसमें आपके बहन भाई शामिल होते हैं, आपके कजिन्स होते हैं और दीगर ऐसे रिश्ते जिनको आपने चूज नहीं किया, वो आपको विरसे में बचपन से आपके इर्द गिर्द हैं। जब आप दोस्ती करने निकलते हैं, या दोस्ती भी, और मैं तो मंशा ये भी कहूंगी कि जिन जिन लोगों के साथ आपकी एसोसिएशन होती है, जैसे हमारे सेट पे इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ दोस्ती हो गई है और बातचीत हो गई है और हम बिकॉज 30 दिन यहाँ गुजारेंगे तो उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बॉन्डिंग हमारी होगी। तो जब आप वो करने के लिए निकलते हो तो उसमें आपने एक्चुअली खुद से पैरवी, खुद से पेशकश की है। तो जब आप प्रपोजल सामने रखते हो और वो वापसी में आता है तो दैट बॉन्ड हैज टू बी मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन चॉइसेस पे बनी है। बट आई हैव नोटिस नाउ, स्पेशली क्योंकि हम जिस फील्ड में भी काम करते हैं और ओवरऑल मुझे लगता है दुनिया थोड़ी इस किस्म की हो गई है कि जो सारी जो है ना मतलब की दोस्तियां, कि आप किसी के साथ मतलब की दोस्ती कर रहे हैं, कि अभी आप उसके साथ काम कर रहे हैं या आपको ये नजर आ रहा है कि आपका उससे कोई फायदा निकल रहा है, तो आप एकदम से उनके साथ बहुत ज्यादा चमी हो गए या बहुत ज्यादा दोस्ती है, और फिर बाद में जब वो चीज हो गई है या आपको मिल गई है तो उनके मैसेज का भी रिप्लाई मैं आपसे यही तो इनिशियली मैंने यही तो कहा था कि मटीरियल गेन जो है फिर वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती होती है इमोशनल बेसिस पर। अगर मैं मंशा और अपनी दोस्ती की बात करूं तो हमारी दोस्ती हुई थी एक बॉन्ड पे कि हमने साथ काम किया था, ठीक है, और काम तो बहुत सारे लोगों के साथ रोजाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मॉरल एथिकल वैल्यूज मैच की, ठीक है, हमारे जिंदगी की तरफ हमारा नजरिया मैच किया, हम लोग किस तरह से और लोगों को ट्रीट करते हैं वो मैच किया, वो बहुत जरूरी होता है। मैं इसमें जाले को भी क्रेडिट दूंगी, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन की थी तो मुझे याद है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कितने पैसे मांगने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एज कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई आप साथ काम कर रहे हैं तो आप कंपटीशन है, लेकिन ये जाले ने मुझे सारी एडवाइस दी थी शुरू में जब मैं काम कर रही थी कि मैं किस तरीके से पेश आऊँ, अगर मुझे ज्यादा पैसे मांगने हैं या कुछ निगोशिएट करना है तो मैं किस तरीके से करूँ। सो शी एक्चुअली हेल्प्ड मी आउट एंड इसके यही आई थिंक I helped you out because I thought you were genuine. So ये एक तरफा चीज है ही नहीं। दोस्ती हमेशा दो तरफा होती है। हाँ, ये है कि कभी ना कभी परसेंटेजेस में कमी होती है, कभी आप 80% होते हो, कभी अगला बंदा 20% होता है और कभी 60-40 होता है। और रिलेशनशिप्स में जैसे कि मियाँ बीवी की रिलेशनशिप है वो भी हम दोस्ती के जुमरे में ही लेंगे, बिकॉज आपकी चॉइस थी, आपने एक इंसान को चूज किया कि आप उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज मैं मेंशन करूंगी कि दोस्ती में गलतियां भी होती हैं और आपकी झगड़े भी होते हैं, लेकिन जो है हम उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान मौजूद होंगे। आप छोटा सा ब्रेक ले, जहाने रमजान वापस आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जहाने रमजान। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा, और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी जो हमने इंट्रो में शेयर की थी, और अगर किसी ने हमें कैच नहीं किया इंट्रो में तो मैं बताती चलूं कि आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है जिसको हम आगे लेके चलेंगे, वो है वो रिश्ते जो आप चुनते हैं। सो कहा यह जाता है दोस्ती के रिश्ते, ऐसे रिश्ते जी। हाँ, इंसान दूसरे को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है ना, वो सबसे कीमती तोहफा उसके वक्त का तोहफा है। और मुझे लगता है कि हमारे इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में जो है वो वक्त की ही कमी होती है, लेकिन हम जिसके लिए वक्त निकालते हैं वो दिल के बहुत करीब होता है। और इस वक्त हमारे दिल के करीब कौन है मंशा? हमारे दिल के करीब और हमारे स्टूडियो में हमारे करीब हैं निदा, क्योंकि हम एक बड़ा एक नादिया सॉरी अरे देखिए, बड़े अच्छे दोस्त की अगर अच्छी दोस्ती हो ना तो एक बंदे को देखकर दूसरे की याद आती है। निदा आ जाओ तुम भी शो पे।
हाँ, निदा को भी बुला लेते हैं हम इस शो पे। नादिया है हमारे साथ और ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और इसमें मैं जरा ये लेके आऊंगी कि दोस्ती, लेकिन हमने इस इंडस्ट्री में नोटिस किया है कि मतलब की भी दोस्तियां होती है, तो इससे कोई फायदा है इंसान को और होनी चाहिए? कुछ ऐसी दोस्तियां भी होनी चाहिए जिससे आपको कुछ फायदा मिले, या डू यू थिंक कि रियल फ्रेंडशिप्स आर एक्चुअली व्हाट वी रिक्वायर इन आवर लाइफ? हम अपनी जिंदगी में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं ऑन द रॉन्ग थिंग। थैंक यू। जब बाद में आप लेकर रियलाइज करते हैं, एज में कहते हैं ये तो मैंने तो इतना कीमती टाइम उस लड़की को दे दिया, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। तो आई फील कि जब आप थोड़ा अपनी उम्र में आगे जाते हैं, आपको पुराने दोस्त और जो नए दोस्त आपको उस वक्त मिलते हैं वो ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है व्हेन यू आर वर्किंग इन द सेम फील्ड और आप कंपेटिटिव हो। राधे, मैं आपको रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। आई थिंक आवाज का कुछ थोड़ा सा इशू हुआ है, हम आपकी आवाज को जरा सही करेंगे। तो जब तक हम उस माइक का, आपका हम नहीं चाहते कि आप इतनी सारी बातें करें, इतनी कीमती आपकी बातें हैं वो हमारी ऑनर ऑडियंस नहीं सुन पाए, तो तब तक मैं और जाले जो है ये जरा बताते जाले, हमने एक्सपीरियंस किया है। और एक स्पेसिफिक है दोस्त हमारी जिनके साथ हमारी दोस्ती खराब भी हुई है और उसका बड़ा एक ट्रॉमा था, एटलीस्ट आई वुड से मेरा था। तो वियर्डली इनफ ये होता है कि बंदा सोचता है कि जैसे कोई भी ब्रेकअप है ना, बेशक वो आपका रोमांटिक हो या आपकी दोस्ती हो, दोस्ती का भी ब्रेकअप एक बहुत बड़ा मंशा, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जिंदगी में मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरी दोस्ती के ब्रेकअप्स हैव बीन फार मोर यू नो इंट्रिंसिकली डैमेजिंग टू मी देन मेरे वैसे तो ब्रेकअप्स हुए ही नहीं। आई एम सॉरी, आई हैव नेवर बीन रिजेक्टेड, सॉरी नॉट सॉरी, बट फ्रेंडशिप्स में ना, और मैंने ना ऑनेस्ट मैं आई एम अ वुमेन्स वुमन, ठीक है, सो मेरी हमेशा जो है वो रिलेशनशिप औरतों के साथ बेहतर रही है और मैं जरा ज्यादा गिविंग हूँ। इस वजह से मेरे साथ जो है वो धोखे, जब आप दिल कहीं लगा लेते हो तो दिल वहीं से टूटता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप कह रही थी, मैं कह रही थी कि आप एज आपकी जब बढ़ती है, आप रियलाइज करते हैं पीछे अपनी जिंदगी देख के, तो आपको लगता है कि यार मैंने अपना इतना कीमती वक्त कितने फजूल लोगों को दिया। दे वर नेवर माय फ्रेंड्स। और उसमें और वो लोग होते हैं जो लेटर आपकी लाइफ में आते हैं, आपको पिछले पुराने दोस्त, फिर आप उनको साइड पे कर देते हैं कि यार ये पॉपुलर है, मजे के हैं, मसाले की इनकी गपशप है, इनको वक्त दो फॉर वट एवर रीजन, और वो रीजन भी एक्चुअली गलत ही होते हैं, लेकिन स्टिल पीछे हम छोड़ देते हैं अपने सच्चे यारों को, फ्रेंड्स को, और फिर आपको रियलाइज होता है काफी बाद में कि यार ये क्या हुआ, लेकिन खुद ही गलती की। बिल्कुल खुद आप गलती करते हैं। जरूरी होता है नॉट जस्ट ये कि वक्त देना, लेकिन एक होता है ना कि आपकी एक बहुत जल्दी की दोस्ती होती है, एक आपकी बहुत पुरानी दोस्ती होती है। आपको क्या लगता है कि वो जो वक्त है उससे जरा आपको अच्छी तरह पता चलता है कि ये इंसान किस किस्म का है, या वो वाली दोस्ती जो बड़ा जल्दी से भी हो जाती है वो भी सही है? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन मैं ये अब कहती हूँ कि आपके जो नए लोगों से आप मिलते हैं, आप उनसे दोस्ती रखें, बहुत इमोशनली क्लोज ना हो, घर की बात, वक्त लें, मियाँ बीवी की बातें, ये आप कभी ना बताएं किसी को। तो इवन स्कूल में फिर जब वो एज पे उसे तो खैर सभी बता रहे होते हैं, लेकिन तब भी परहेज करें। और वही लड़कियां हमारी मैंने देखना स्कूल में ठीक रही जो अपनी बातें नहीं बताती थी। हाँ जी। जो बोलती है ना वो फंसती हैं। कुछ लोगों को शक भी होता है कि हम अपने दोस्त से ये बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में वो दखल अंदाजी करते हैं या फिर वो हमारे जहन को पॉइजन करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ किसी आप बड़ी उम्र के पर्सन से एट दैट टाइम जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मैं उनसे, वो आपको अपनी दोस्तों से, अपनी उम्र की बच्चियों से आप बात करते होते हैं, उनके भी जहन वही कच्चे होते हैं, तो वो भी आपको बेकार ही मशवरा दे रही होती है। हम किससे पूछ रहे हैं? हमें पूछना है ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड वाली बात। समझदार कोई कजन हो, कोई आप भी हो, पता है बुजुर्गों से बात करना, हमें ये लगता है कि इनको क्या पता होगा। यकीन करो, मैं अपनी नानी से जब कोई मशवरा बड़ा जो भी चल रहा होता था मेरी लाइफ में, वो मुझे इतनी अच्छी बातें बताती थी कि मुझे अब वो लगता है कि वही सही थी। लेकिन एक कमर्शियल था, और मैं कमर्शियल का तो बिल्कुल नाम नहीं लूंगी और प्रोडक्ट भी नहीं बताऊंगी, लेकिन उनका बड़ा अच्छा टैगलाइन था कि हर एक दोस्त जरूरी होता है। सो हम लोग ये भी करते हैं अक्सर औकात, जैसे हम अपने हस्बैंड्स के साथ करते हैं और हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के साथ करते हैं, कि हम हर चीज का इन्हिसार उन पे डाल देते हैं। हमारी इमोशनल वेलबींग का, हमारे मटेरियल वेलबींग का, हम कोई भी बात करें वो जो है वो सुने, उनके पास इतना पेशेंस हो। और मुझे ये लगता है कि हर एक दोस्त आपके पास एक टाइम फ्रेम के लिए है और एक सर्टन चीज के लिए है। लाइक फॉर इंस्टेंस माय हस्बैंड इज वेरी गुड इन बिजनेस एंड ही इज वेरी गुड विद फाइनेंशियल्स, तो मैं उससे डिस्कस करूंगी। मेरे काम से उसका लेना देना नहीं है, मुझे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगा, वो मैं मंशा से पूछूंगी या मेरे और दीगर दोस्त। बट देन यू हैव अ मैच्योर फ्रेंड जिसने भी देखी है दुनिया। लेकिन स्कूल कॉलेज में ये मिसलीडिंग हो जाता है। अच्छा, मुझे पता यूथ के बारे में बताइए। बिल्कुल, आप टेल द यूथ।
यूथ आजकल की तो जेन ज़ी के लिए मुझे लगता है कि दोस्तियां बहुत अहम है, ज्यादा और ज्यादा ही अहम है कि मेरी ये दोस्त ये पहन रही है, मेरी ये दोस्त ये कर रही है, मटीरियल वाली जो कंपटीशन है, हाँ, कि इसको ये कुछ ज्यादा ही एक है, एक इन्फ्लुएंस, पेयर प्रेशर बहुत है। डू यू थिंक आजकल के बच्चों का तो एक तो मुझे ये लगता है कि वो बड़ों से बिल्कुल बात नहीं करते, डिस्कनेक्ट कर गए। घर में मेहमान आते हैं, सलाम किया, चले गए, उनको हमारी बातें इतनी बुरी लगती हैं, और वो टप टप जो फोन ने जाप के देखो फोकस ही नहीं है, वी डोंट हैव देयर अटेंशन। हम लोग जब मेहमान आते थे शुरू से आखिर तक बैठे हुए होते थे कि जब तक वो चले नहीं गए, खुदा हाफिज़ कह के गाड़ी में बैठा के, हाँ मम्मी ऐसे ऐसे, मम्मी कहती मेहमानों के लिए खबरदार बस सर्व करो। अच्छा, इशारे होते थे उस वाली बेटी को, ये हम काम कर रहे हैं और हम बैठे रहते थे, हम लोग उसका हिस्सा होते थे। अब बच्चे नहीं होते, बच्चे अपने कमरों से नहीं निकलते। लाइक कौन आपकी फ्रेंड आ रही है, फला आंटी, मेरा क्या काम है, मैं क्यों आऊं? तो ये बड़ा एक डिस्कनेक्शन हो गया कि बड़ों से दूर हो गए हैं आज के और जो यूथ अपने है। पेयर्स में बहुत ज्यादा उनका जो है ना उठना बैठना, रहना सहना है, और उनकी एक सिली सी बातें भी होती हैं और उनको लगता है नहीं ऐसे ही है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है मैं होस्टिंग में जो मुझे सबसे ज्यादा काम आ रही है वो अंकलों की बातें, आंटियों की बातें, अब्बा की बातें, अम्मी नानी, अब मुझे वो सबसे ज्यादा काम आ रही है वो बातें। एंड थैंक गॉड आई वाज लिसनिंग। ये लोग क्या करेंगे, मुझे बड़ा मजा आता है। ये कहेंगे फलां वीडियो में जो हमने देखा था ना, उसमें ये ऐसे इन्फ्लुएंसर बोल रहा था, वो इसी ये पॉइंट पे ना शेयर करना चाहूंगी। उस्मान पीरजादा साहब, ठीक है, तो पीरजादा फैमिली से मेरी बचपन से है, एक मेरे फादर के दोस्त रहे हैं सब। सो मेरी भी इसी तरह से सबसे दोस्ती होती। मुझे भी कहानियां सुनने का बहुत शौक है, अपनी जिंदगी की कोई दास्तान। उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात की थी, उनकी अपने वालिद साहब से बहुत दोस्ती थी, ठीक है, और जब वालिद साहब के आखिरी दिन चल रहे थे तो उनके वालिद साहब ने उनसे एक बात जो शेयर की थी जो मेरे दिल को बहुत लगी थी, वो थी कि अभी तो मैंने जिंदगी को समझना शुरू किया है और अभी मेरे जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। सो अब ये बातें जो है ना, ये आपको हम और आप नहीं बता सकते, ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती है। ट्रू। सो तो आई थिंक बड़ों का भी इसमें एक किरदार है कि वो जो अपने से छोटे के साथ एक दोस्ती का रिश्ता कायम रखे, रादर देन दिस के आप जरा रोब, ये भी होता है ना, बड़ों वालिदैन को भी होता है कि हमारे बच्चों पे हमारा थोड़ा रोब हो, लेकिन आई थिंक दोस्ती भी जरूरी है, खासतौर पे उनके दोस्तों के साथ दोस्ती कर लें, उनके दोस्त, अच्छा, और साथ बैठे और मजे मजे की बातें करें, और उनके सामने ये ना कहें अरे बेटा तुम तो कितने अच्छे नंबर लिए, इसको बेशरम को देखो जरा फेल होके आ गया, ये नहीं कहना। दोस्तों के सामने बेइज्जती नहीं करनी बच्चों की। व्हाट काइंड ऑफ अ मदर आर यू? डू यू हैव अ फ्रेंडशिप विद योर चिल्ड्रन? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बट मैं ये सारी बातें देखिए एक और मिनट, मुझे पता चला मैं तो रोब वाली ही हूँ। अब मुझे पता चला क्यों बच्चे मेहमानों के सामने नहीं बैठे होते आप? नहीं, मेरे तो बैठे होते हैं, मेरे एक आंख वाले जो है ना बच्चे वो हैं जी मामा, तो वो और बहुत खुशी से मिलते हैं मेरे बच्चे, बड़े अच्छे। आप स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक्ट अभी छोटे हर एक के साथ, छोटों मैं कहती हूँ, मैं 8 साल तक कुछ नहीं ज्यादा कहती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना सख्ती, हाँ, वो मेरे रबड़ का जूता जिसमें बड़ा हल्का सा लगता है, वो फिर उसके साथ मिठाइयाँ करती हूँ। नहीं पता, लड़कों के साथ बड़ा मुश्किल है, बेटी को डराना बड़ा आसान था, और वो लड़कों समझ भी जाती थी एक, और बड़े सीरियसली उसको होता था कि नहीं मैंने ठीक करनी है चीजें। लड़कों के साथ इतने झूठे होते हैं, ये झूठे वादे। मेरा बेटा मुझसे रोज इतने, कभी सही होते हैं वो ना, नहीं वो नहीं ठीक होते, वो ऐसे ही रहते हैं, वो 2-3 दिन जो है ना, मेरा बेटा खास तो अच्छा फिर मैं क्या करती हूँ, उसको देखती हूँ, कहती तुम इतने प्यारे ना होते ना, तो मैं बहुत में लगाती हूँ। वो इतना क्यूट माशाल्लाह, एज में प्यार, 6'2", अब बताओ एक बच्चा है 16 साल का, 6'2" इसकी हाइट है, मैं इसको क्या कहूँ, क्या बोलूं मैं? तो अब मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किल पीरियड आ गया है, सीढ़ी रखे है ना, कि वो सवाल मारने के लिए भी हील्स पहननी पड़ेंगी। 6'2" हाइट का बंदा है तो उसको तो समझ होनी चाहिए। मैं देखूं यार है तो 15-16 साल का, ये तो बात तो वो छोटे वाली करेगा ना, बेवकूफों वाली। उठ नहीं रहा है, मुझे फोन आ रहे हैं, उठ नहीं रहा, अजान, तो मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश अब मैं ज्यादा करती हूँ कि नहीं, फ्रेंडशिप, उसके दोस्त हों, ये समझाती बहुत हूँ। अब ये यकीन करो, मुस्तफा आमिर का केस चल रहा था, मैं सो नहीं पाती थी, मैं रात को 2-2 बजे इसके कमरे में गई हूँ, मैं इसको देख रही हूँ और मैं रोने लग जाती हूँ। और ये उठा था, मामा क्या हुआ है आपको? मैं कहती थी अजान, बस मैं बहुत अपसेट हूँ। अच्छा, आपने एक बड़ी इतना ये जो बात आपने की है, पर्टिनेंट बात की है, क्योंकि आज हम इसी केस को लेके बात करेंगे। इसी केस के हवाले से इनके इर्द गिर्द जो हमारे माशरे में इस किस्म की चीजें आजकल फैल गई हैं, और बच्चों का जिसपे बहुत ज्यादा असर है, उसकी हमारे पास एक दूसरा साइड है, सक्सेस स्टोरीज हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने जो पहले ड्रग्स में मुब्तला थे या उसका शिकार थे और अब वो उससे निकल आए। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन नादिया, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर शो अगेन इन अ लाइफ। अच्छा शो कर रही है, मैं देखती हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इतना अच्छा नहीं कर रही क्योंकि मैं हर बंदा जो आता है उसका नाम गलत ले लेती हूँ। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। नहीं कोई बात, बट इट वाज सो ग्रेट टू हैव यू। बट नेक्स्ट ईयर तुम इंशाल्लाह विल बी मोर कॉन्फिडेंट, और
बहुत इतनी अच्छी तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ है, मैं क्या चाहिए मंशा, और मैं भी हूँ। साथ वाली गली में मेरा ये सेट लगा हुआ है। बिल्कुल साथ की गली है। हाँ, बस नाज़रीन आप भी जाइए और फौरन वापस आइए। आप देख रहे हैं जहाने रमजान। वेलकम बैक। जहाने रमज़ान देख रहे हैं आप, मेरे साथ मंशा पाशा और जाले सरहदी के साथ। अभी ब्रेक से पहले हमने नादिया थी हमारे साथ, उन्होंने जिक्र किया था मुस्तफ़ा आमिर वाला केस, जो कि आई थिंक सब इसके बारे में बात करें। मुझे पता है मेरे घर में तो कल जाले आई हुई थी और यही और हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है बाकायदा, इसी को लेके हमारी काफ़ी गुफ्तगू हुई। अभी हम ड्रग्स के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हैं मोहम्मद अली रऊफ, जिनका है माशाल्लाह से प्रॉमिस रिहैब सेंटर, और उनके साथ हैं फहद दीवानी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ करती जाऊंगी, करना चाहूंगी कि आपने आपकी हिस्ट्री भी है विद ड्रग्स, इन द सेंस कि आप उसका शिकार रह चुके हैं और इससे आप किया, आपने इसको बीट किया है दिस। और ड्रग्स आई थिंक जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते कि एक डिजीज भी है। ड्रग एडिक्शन एग्जैक्टली, इट इज अ डिजीज, और इसके बहुत वजूहात भी हैं, जो आपने बताया कि आप एक साइकोथेरेपी भी करते हैं। तो क्या साइकोथेरेपी चाहिए होती है उन लोगों को जो इसका शिकार है? जी, पहले तो जो भी पेशेंट्स जो भी ड्रग्स यूज करते हैं वो हमारे सेंटर आते हैं, पहले हम उनको डिटॉक्स करते हैं, फिर हम उनको जो काउंसिल करते हैं ना वो स्किल्स देते हैं। जैसे कहा कि एडिक्शन इज अ डिजीज, यस इट इज अ डिजीज, और ये नॉलेज जो डिजीज पर्सन है उसको ये मिलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उसको ये डिजीज है और इससे कैसे बचने तरीके होंगे, क्या क्या प्रिवेंशन की चीजें होंगी, क्रेविंग मैनेजमेंट कैसी होंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी होंगी, क्योंकि डिजीज ऐसी कि जिंदगी भर साथ रहती है और ये जिंदगी भर आपको पुश करती रहती है दोबारा से रिलैप्स की तरफ। एग्जैक्टली। तो रिलैप्स केसेस भी बहुत होते हैं ना, इसी बहुत ज्यादा। रिलैप्स के जो मेन वजूहात है वो है लोग उसको डिजीज मानते नहीं है जी। जब तक इसको ऐसे डिजीज एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा तो फिर वो रुकेगा। बहुत एक स्टिग्मा है। मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि जो एज ब्रैकेट है जो लोग आपके पास आते हैं, क्या है एग्जैक्टली? देखिए, हमारे पास जो एज ब्रैकेट आता है वो तो बहुत यंग एज से आता है ना। अब 18 से लेके हम आराम से देखते हैं कि हमारे रिहैब्स में लोग आते हैं। शुरू बहुत छोटी उम्र से किया जाता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, लेकिन जैसे जैसे फैमिली को पता चलता है, कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, तब और फिर वो हमारे पास ट्रीटमेंट पर आते हैं। जरा आप पूछना चाह रहे हैं? एक सॉरी बिफोर जाले टेक्स इट, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे कि पीपल से दैट लोनलीनेस इज अ बिग फैक्टर ड्रग एडिक्शन में, और उसकी वजह से भी आपके जो डिस्कनेक्ट होते हैं रिलेशनशिप्स में, आपका डिस्कनेक्ट होता है, या जो आपके पर्सनल हो रही होती है उसकी वजह से, मेंटल जो आपके पर्सनल इश्यूज होते हैं उसमें, उसकी वजह से। आप अगर बुरा ना माने तो अपना एक्सपीरियंस जरा अगर आप शेयर करेंगे विद दिस डिजीज। बिल्कुल, एक फैक्टर है रिलैप्स होने का या ड्रग यूज करने का, किसी भी डिपेंडेंसी में जाने का, लोनलीनेस। लेकिन वैसे तो इस डिजीज के बहुत सारे डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक एडिक्ट को जाके बनाते हैं। उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही कुछ इस तरीके से होता है कि उसको वो सपोर्ट जो चाहिए होता है माशरे के साथ, वो उसको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा होता, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाता, और उसके बाद वो इस डिजीज़ में फंसता चला जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि पहले तो मज़े के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो कोई लोनलीनेस नहीं होती। जहाँ से स्टार्ट होता है वो तो ये बायो और सोशल दोनों जो है उसका कॉन्सेप्ट है। एक तो अंदर से भी प्रॉब्लम है, बाकी सोशल भी तो है इम्पैक्ट। और जो शुरू होता है वो तो दोस्तों के साथ शुरू होता है, तन्हाई में शुरू नहीं होता। तन्हा तो बाद में कर देता है, तो ये एक अलग है। वो लोग कहते हैं तन्हाई से, एक एडिक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहा होता है इन सारी चीजों को। यही वाली बात मैं आगे लेके चलूंगी कि पीयर प्रेशर जो है उसकी वजह से, और ये क्योंकि अवेलेबिलिटी भी है इन द मार्केट। मुस्तफा आमिर के भी केस में हमने यही देखा कि इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर इन्वॉल्व्ड। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, स्टोरी बिल्कुल सेम है। किसी भी एडिक्ट की स्टोरी डिफरेंट नहीं होती, उसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, कुछ स्टोरी में अप एंड डाउन होता है, बट स्टोरी विल रिमेन द सेम। वो यही होता है, पहले दोस्तों से बंदा यूज करता है और उसे पता नहीं होता। 100 में से 20 होते हैं जो एडिक्ट्स होते हैं बाय नेचर, बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है टू ट्राई समथिंग न्यू, और वो उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली रिहैब में आने का जो मेन मकसद है और जो यहाँ से लर्निंग है वो यही सब चीज़ों की समझ आई ना कि वाई मी, मेरे तो दोस्त अभी भी कर रहे हैं, दे आर सोशली यूजर्स हैं, वो उनको चीज़ों को कर रहे हैं,
बट मैं ही क्यों एडिक्ट हूँ, मेरी ही पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है, वो कौन सी थेरेपीज थी जो मुझे लेनी चाहिए, अभी मैम कह रही थी CBD, तो वो क्या है ऐसी मेरे थॉट्स के साथ प्रॉब्लम कि मेरे बिहेवियर में वो कन्वर्ट हो जाती है चीज़, जबकि मुझे वैसे तो डोपामिन बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, एक्सरसाइज करना, बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, बट वाई दिस? तो इन चीज़ों को समझने के लिए यू नीड हेल्प, यू हैव टू सीक हेल्प, मदद मांगनी है। अच्छा, मैं आप लोगों के दोनों के केसेस को सामने पहले लेके चलूंगी। देखिए, सबसे पहले तो खुद इस चीज से बाहर निकलना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज़ आई हैव नोन पीपल हु बीन addicted to drugs or you know a certain thing. लोग तो घर पे जो है वो पेन किलर से भी एडिक्ट हो जाते हैं, वो नींद की गोलियों से भी एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों की पर्सनालिटी में ये ट्रेट होता है। So, सबसे पहले तो खुद से बाहर निकलना, आप दोनों की अपनी जर्नी आप ये बताइए, और दूसरी चीज ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अगर मैं बताती चलूँ, आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, और मैंने ये सोचा है कि मैं ये इसका कोर्स करूंगी बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, स्पेशली जो मैं टीनेजर मॉम हूँ, और हमने अक्सर औकात, जैसे मुस्तफ़ा आमिर का केस है, हम सब जो है वो डर गए हैं इस चीज से, क्योंकि ये चीज सामने आ गई है। इट्स नॉट जस्ट अ मर्डर केस, इट्स द होल बच्चों की जो यूथ है वो किस तरह से अफेक्टेड है ड्रग्स को लेकर, कितनी इजीली एक्सेसिबल है कल्चर विद इन। यस, एंड ये जो पीयर प्रेशर की आप बात करें, सो इन दोनों चीजों पे जरा रोशनी डालेगा। पहले तो हाउ डिड यू गाइज मैनेज टू, एंड देन हाउ इन टर्न दैट हेल्प्स अदर चिल्ड्रन इन दैट मैनर। ठीक है, देखिए थोड़ी सी, हाँ मेरे को तो 14 इयर्स क्रॉस कर गया हूँ मैं, क्लीन, मेरा क्लीन टाइम जो है 14 इयर्स क्लीन, लेकिन मेरे साथ भी ये है कि मेरे भी रिलैप्सेस हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एडिक्शन स्टार्ट करने की वजह बहुत सा, मैं स्कूल में लगा था एंड आई वाज इन अ वेरी गुड स्कूल, ठीक है ना, तो अगेन पेयर प्रेशर तो नहीं, क्यूरियोसिटी में, मैं एक बच्चा था, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं बहुत क्यूरियस बच्चा हूँ कि यार ये कैसे होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ टू डू थिंग्स डिफरेंटली, दैट वाज माय नेचर। और पूरी दुनिया में इसको कहा जाता है कि इस एडिक्शन किसी से होती नहीं है, इट्स बाय नेचर, इट्स जेनेटिक, यू नो, इट इज इन योर जीन्स। तो पर्सनैलिटी आपकी जीन्स में होती है। वंस यू आर एक्सपोज टू ड्रग्स देन यू गेट एडिक्टेड टू इट, बट द प्रॉब्लम इज नॉट द ड्रग्स। पूरी दुनिया में ड्रग्स प्रॉब्लम नहीं है, 80% लोग दुनिया में ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, द प्रॉब्लम इज अस, द प्रॉब्लम इज द डिजीज ऑफ एडिक्शन। वहां से एक आनी शुरू होती है। फिर जाहिर है, जैसे एक एडिक्ट थोड़े नॉर्मल ड्रग्स से शुरू होता है, चर्च से शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसको बोलता है कि कोई और एक्सपोजर मिलता है, हेरोइन का मिलता है, आइस का मिलता है, अल्कोहल का मिलता है, तो वो इतना घबराता नहीं है। हमने भी यही किया, दूसरे ड्रग्स मिले, उसको ट्राई किया, तो फाइनली हम अपने ड्रग ऑफ चॉइस तक पहुंच गए। जो आपको किस पॉइंट पे ये एहसास हुआ कि जिस रास्ते पे आप गामजन है वो सही नहीं है? किस पॉइंट पे? काफी देर बाद एहसास हुआ। खुद से हुआ? खुद से भी हुआ। मैं जब हमने सोचा, क्योंकि अब जब हम वीट पीते थे या चर्च पीते थे तो थिंग्स वर डिफरेंट, फिर जब हम हेरोइन पे गए तो थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। तो जितना हम फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली डैमेज होना शुरू हुए, उतना एहसास हुआ यार ये क्या हो रहा है। हाँ, ये सही नहीं है। अब हम जिस्मानी तौर पे भी वो बर्गर बॉयज या पार्टी बॉयज नहीं रहे, बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो गई। घर वाले हम पे शक करना शुरू हो गए, रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो गई, पैसों की कमियां आना शुरू हो गई, क्योंकि विड्रॉल्स होते थे तो जाके देना हुआ। तो पॉइंट आ गया कि हमें रियलाइज हो गया था, लेकिन शायद उस वक्त इतनी अकल नहीं थी कि हमें अवेयरनेस नहीं। हाँ, रिहैब जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, तो 4-5 रिहैब ऐसे ही हो गए मजे में। लेकिन प्रॉपर जगह तक पहुंचने में टाइम लगा, जहाँ पर हमें पता लगा कि ये डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, और हमें अच्छे लोग मिले जिन्होंने अच्छा गाइड किया, समझाया, और वो बातें की जो हमारे अंदर थी, वो बातें नहीं कि जो आम बातें होती हैं जी। तो उससे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये वाकई जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और फिर हम ठीक होना शुरू हुए, उनकी बात को फॉलो करना शुरू हुए। पहले 1-2 दफ़ा नहीं फॉलो की तो रिलैप्स हो गए, लेकिन जब फॉलो करना की तो ठीक होना शुरू हो गए, और जब ठीक होना शुरू हो गए तो फिर हमने बोला कि यार चलो ये अच्छी है। You know, God chooses people like us to help other people. Absolutely. ठीक है ना? Maybe that was your destiny. That was my destiny. मैं हमारा बैकग्राउंड मार्केटिंग का था, हम एंड अप हो गए, थेरेपिस्ट बन गए, रिहैब खुल गए। That's amazing. तो चीजें चेंज हो गई। अच्छा फहद हिलानी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो हमारे यहाँ एक बहुत टैबू है, एडिक्शन वैसे ही एक टैबू है और लोग इसको लेके शेयर नहीं करना चाहते। जैसे कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, लोगों को ये हौसला दे रहे हैं और वालिदैन को ये हौसला दे रहे हैं जिनके जो है बच्चे इस डिजीज़ का शिकार हैं, एडिक्शन का। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो टैबू है ये किस तरह दूर हो सकता है? बात करने से दूर हो सकता है, अवेयरनेस से? अवेयरनेस तो बिल्कुल हम दे भी रहे हैं बहुत सारे। पहले तो मैं थैंक्स करूंगा अली भाई को, जैसे अली भाई कह रहे थे इनको तो खुद अकल आ जाती थी, मुझे तो घर से लेके जाना पड़ता था, इंटरवेंशन करनी पड़ती थी। और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में इतनी अवेयरनेस है कि इंटरवेंशन होती है।
जिनकी फैमिलीज अभी हमें देख रही हैं और सुन रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, उनको इंटरवेंशन करनी चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में इंटरवेंशन से ही बेहतरी आई है। मैं तो रिलैप्स होता ही रहता था और उसके बाद मुझे पता था कोई नहीं पकड़ता। आपको कितना वक्त हुआ है? मेरे 3 इयर्स में। माशाल्लाह। एंड हु वाज जो थे, कौन थे जो इंटरवीन कर रहे थे? आप वैसे तो फैमिली मेंबर्स थे, मेरी वाइफ सबसे बड़ी, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है रिहैब तो अली भाई थे जिन्होंने इंटरवेंशन किया, घर से ले गए और रिहैब। तो स्टिग्मा जब ही खत्म होगा जब हम एक्सपोजर थेरेपी करेंगे। बिल्कुल। अगर हम इस चीज को एक्सपोज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम घर में छुपा के रखेंगे और हम इस चीज को स्टिग्मा बना देंगे, टैबू तो बहुत बात की बात है, ये बात कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। देखिए दुनिया भर में जैसे कम्युनिटीज हैं, लाइक AA है, AA, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यहाँ पे भी है नार्कोटिक्स एनोनिमस। रियली? तो ये बातें हम NA के मेंबर्स हैं। वेरी नाइस। प्लीज बताइए बिकॉज ये हमारे तवस्सुक से, हमारे चैनल के तवस्सुक से लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की चीजें हैं मौजूद। अगर आप उनके हैं या आप हैं और आपको खुद ही एहसास हो रहा है, तो ऐसी जगह है जहां आप हेल्प के लिए जा सकते हैं। प्लीज आप बताइए, इनके सेंटर्स हैं कहीं कराची में? हमारे ना नार्कोटिक्स एनोनिमस के सेंटर्स नहीं होते। नार्कोटिक्स एनोनिमस इज बेसिकली अ प्रोग्राम, इट्स अ सेल्फ सपोर्ट मीटिंग प्रोग्राम जहां पर एडिक्ट्स होते हैं, स्पॉन्सर शेयर करते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इट्स अ सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम एंड द मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम इन एडिक्शन ट्रीटमेंट as far as I know. I've been to many places in the world. This is the most effective program in the world. And how does it work? इसके 12 स्टेप्स होते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं। वो हैं कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो they will take you out of addiction. But I want to add something. जब तक वो सैनिटी में नहीं जाएगा, जो रिहैब जो कॉन्सेप्ट है और जो बीच में एक पार्ट है, जिसकी वजह से हमें भी वापस अपनी लाइफ के बाद, आई वाज बैंकर, मैं बैंकर था, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की, बट अब इसमें इस फील्ड में इसीलिए आए कि ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस आ गई उसके बाद तो गले में लॉकेट आने का ही है। मैंने मेरा भी पहना है दोनों, क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर कम बैक हमारा सपोर्ट सिस्टम की वजह से। बट जो इंसैनिटी से सैनिटी में लाता है, उसके लिए रिहैब को चूज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आपको देखना पड़ता है। और लोग घबराते हैं, सिर्फ फोन तक रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फीस क्या है, दिस इज नॉट द थिंग। अब उनको आना 2-3 चीजें होती है ना कि एक तो रिहैब्स के एक मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हैं, मारना ये वो, ये भी बड़ा कॉमन है। कोई जैसे फाद भाई ने कहा कि हाँ कि अब आप रिहैब को चूज करना, देखिए एनए में क्या होता है, बंदा एडिक्ट होता है, सीनियर को देखता है कि यार ये बंदा निकला हुआ है, तो उसको एक मोटिवेशन और होप मिलती है, ऐसा वर्क्स, ठीक है ना। लेकिन उसको ड्रग छोड़ना मुश्किल होता है, तो ड्रग छोड़ने के लिए वो क्या करता है, वो रिहैब जाता है। रिहैब की सिलेक्शन होती है कि कौन सा रिहैब, कहाँ पर ये प्रोग्राम्स होते हैं, कहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कहाँ पर डॉक्टर्स हैं, कहाँ पर सारी चीजें हैं, वो सारा एक बेसिकली प्रोफेशनल है भी या नहीं, लंबा प्रोसेस हो जाता है। वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं या किसी भी XYZ रिहैब में जाते हैं, वहाँ पर उनको नहीं मिलता और बच्चा रिलैप्स होता है, तो बोलते हैं रिहैब डजंट वर्क। तो फिर वो रिहैब का एक इमेज है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। साइकाइट्री में भी ये होता है कि यू हैव टू फाइंड दिस स्पेसिफिक पर्सन जिससे आपका कनेक्शन हो, आपको बात समझ आ रही हो, तो तब आप सुन सकते हैं। अच्छा, अब हमारे जो हैं आजकल वालिदैन, वो गुड टच और बैड टच जैसे एक चीज है जो आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। कितना जरूरी है कि वो ड्रग्स के बारे में भी अपने बच्चों से बात करें कि ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप एक्सपोज हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त आपको बता सकता है। आपको क्या लगता है, ये जरूरी है कि आजकल के बच्चों के साथ, ये जैसे मुस्तफा आमिर का केस है, ये सब यंग हैं, दे ऑल यंग पीपल, एंड वो कहानी माँ बाप से शायद कम्युनिकेशन भी नहीं होगी इस हवाले से उनकी। इसमें मसला क्या होता है कि 2 चीजें, जो इस केस की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंटरवीन नहीं किया गया। जब पता चला फैमिली को तो उसी वक्त इंटरवीन और उसी वक्त ट्रीटमेंट में डालना चाहिए था, हेल्प लेनी चाहिए थी कि भाई अगर ये चीज है कि हमारा बच्चा कोई चीज यूज करा, अगर पता लग गया तो आई डोंट नो, पता जो कि उनको पता था शायद, बिकॉज़ वो कहा तो किसी ने है कि मेरे बच्चे को थेरेपी की जरूरत है, तो फौरन फैमिली को चाहिए कि वो इंटरवीन करें जी, और वो ऐसे प्रोफेशनल से हेल्प लें जो उनकी मदद कर सकते हैं। एक चीज ये, जहाँ तक आपने बात की, तो 110% बच्चों को बताना चाहिए कि ड्रग्स क्या है और क्या ले जाना चाहिए और कहाँ तक आपको ले जा सकते हैं। जैसे जिस टाइम पे आप गुड टच बैड टच बता रहे हैं, उसी टाइम पे आपको हल्का हल्का इनको नॉलेज देने के, 8-10 साल की उम्र में आप लोगों को उनको पता हो कि हाँ सिगरेट खराब है, कोई सिगरेट ऑफर करे तो मना है। सबसे जो मैंने सीखा था कि वो टीच देम हाउ टू से नो,
यस, टीच देम हाउ टू से नो। वो तो हर किसी को आना चाहिए। आई एम गोइंग टू थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेज डॉटर और मैं उसको बताती हूँ कि भाई स्कूल्स में ये होता है। हमने एक सीरियल भी किया था मंशा, वजाहत रऊफ वाला, जिसमें इसी किस्म की कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, आप कहीं मत जाएगा, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत कुछ होने वाला है। आप देख रहे हैं जहाने रमजान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर शो जहाने रमजान। और अभी हमारे साथ हमारे एक और मेहमान हैं हमारे शो पे, जो हमें हर दिन मिलते हैं, जिनको अब हम टीज करने लगे हैं। अब वो मेहमान नहीं है और ये हमारे जो है हैप्पीनेस कोच भी हैं, लेकिन ये हमारे शाहरुख खान भी हैं। हम इनको शाहरुख खान बुलाते हैं क्योंकि हाँ बताइए जाले, आपने वीडियो लगाया। देखिए, मैंने और बुरहान ने, बुरहान की तरफ भी कैमरा कीजिएगा जरा, बुरहान के एक्सप्रेशंस हमने कैप्चर करने हैं। तो मैंने और बुरहान ने कोलैबोरेटिव एक बड़ी अच्छी बातें करके वीडियो लगाई, लेकिन उसके नीचे लोगों के कमेंट थे, ओ माय गॉड, फॉर अ सेकंड आई थॉट दिस इज SRK। और बुरहान ने आज मुझे एटीट्यूड दिखाया। सो बुरहान, SRK से आपकी क्या रिलेशनशिप है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम एंड आप सबको 5वां रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख का एंड मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा दिल चाहिए होता है किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नहीं, बिल्कुल। और क्यों नहीं होना चाहिए फैन। मैं हूँ फैन, मुझे वो एज अ मार्केटर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंप्लीट एंटरटेनर मुझे बहुत पसंद है। सो अब होता ये है कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं ना काफी सालों से, तो अब लोग यहाँ तक कहते हैं अरे वो देखो हाथ की नस भी वैसी ही लगने लगी है। सो या आई ट्राई माई लेवल बेस्ट to be myself, but yet I don't let any chance go कि जिसमें मैं ये बोल दूं कि यार मुझे शाहरुख पसंद नहीं है। नहीं, कौन शाहरुख? नहीं भाई, शाहरुख। क्या कौन शाहरुख? I mean, the last of the stars, I would say. Very witty also he is and a great businessman. So quick-witted. तो मंशा, मैं एक और इनकी बात से कनेक्ट करके एक सवाल पूछने वाली थी कि आमिर से शक्ल मिलना शुरू हो गई है मेरी। आमिर से? आमिर खान से? आमिर खान नहीं, आमिर से। जिसको पसंद करते हैं उसकी शक्ल उससे मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो शौहर से? अच्छा, ये लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी की शक्ल मिलना शुरू हो जाती है और एक वक्त के बाद लोग नहीं कहते तो भाई बहन। मैं तो गोरी नहीं हुई, मेरी आंखें बड़ी। ये फैक्ट है, पता है। हाँ। और अगर आप देखें तो ऐसा होता है। इनफैक्ट कभी कभी आप पेट्स के साथ अगर देखें तो आपका पेट आप जैसे लगने लग जाता है। ये फैक्ट, आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली। नहीं, मेरा क्लास फेलो था यूनिवर्सिटी में और वो अलीम उनका नाम था। और अलीम ने मुझे यही कहा था कि मेरी बिल्ली के बच्चों की शक्ल मुझसे मिलती है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे वियर्ड भी लगा। बट अलीम की शक्ल बिल्लियों जैसी थी। हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छा, वो रिश्तों के ऊपर है अपनी। अच्छा, प्लीज इसको प्यार दोस्ती है, जैसे आपने ब्रेक में कहा कि प्यार दोस्ती है। तो हमारे आज का टॉपिक है दोस्ती, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि दोस्ती कभी कभार आप पे अच्छे असरात भी आते हैं लेकिन बुरे भी आते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ जो दो हमारे गेस्ट मौजूद थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द मुस्तफा आमिर केस आल्सो एंड ड्रग्स का जो प्रेवलेंट एक कल्चर हो गया, वो भी मुझे लगता है एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो है इन्फ्लुएंस करता है। क्यूरियोसिटी, व्हाट इज फ्रेंडशिप टू यू एंड व्हाट इज डू यू थिंक द राइट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप? देखिए, फ्रेंडशिप होती तब है जब, बल्कि एक अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के साथ भी। सो आप सब जितने लोग, कोई कैमरा अगर मेरी तरफ है, सो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचें अभी कि कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड। सोचने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपके साथ तो उसकी कोई 3 एट्रीब्यूट्स, जो 3 क्वालिटीज हैं आपकी नजर में, वो क्या है, अपने जहन में कैलकुलेट करें। 3 क्वालिटीज। ओके, आगे मंशा जाले। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड है या जो भी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी 3 क्वालिटीज में से हमें 2 क्वालिटीज बताएं। बहुत ठहर कर सोच समझ कर फैसले करते हैं। ठीक है। और नरम मिजाज है। हाँ। मंशा, आप? आई वुड से कि वेरी हेल्पफुल। ठीक है। एंड एम्पैथी है, हैज अ लॉट ऑफ एम्पैथी। सो गाइज, अब आप जैसे देख रहे हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ दोनों होस्ट ने बताए, या तो ये आपके अंदर मौजूद है, या आप इनको लैक करते थे, आप चाहते थे कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो आपने ऐसा शख्स ढूंढा जिसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, वो आपका दोस्त बन गया। सो हम दोस्ती उनके साथ करते हैं जिनके अंदर वो प्रिंसिपल्स या वो वैल्यूज होती हैं जो हमसे अलाइन हो जाएं, या हम लैक कर रहे थे, हम चाहते हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। इसीलिए कुछ लोगों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको शायद उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिस तरह से आपकी फैमिली करती है। सो दोस्ती सिर्फ उन लोगों से नहीं की जाती जिनके साथ आप पैदा नहीं हुए। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स भी आपके दोस्त। बिल्कुल। जिस किसी से भी आपकी वैल्यूज अलाइन होंगी, वो आपका दोस्त बन जाए।
That's so beautifully said. That is so true. अच्छा, मुझे एक और चीज भी मुझे एकदम से याद आई थी और उसके बाद वो ऐसे करके डिसिपेट हो गई, बट मैं कोशिश करती हूँ कि देखें रोजा है, लाइव शो है, लाइव शो है, हम लोग गड़बड़े कर जाते हैं, बट दोस्ती के ऊपर ही ऑब्वियसली बात हो रही है। तो आप ऐसे भी दोस्त बनाते हो जो आप बस बनाते हो बिकॉज आप चाहते हो कि उनका साथ लोगों को नजर आए, और ये बात भी कही जाती है कि वो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। इस पे थोड़ी सी रोशनी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखे ना, वो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में जिसको हम दोस्ती कहने लगे हैं वो दोस्ती से ज्यादा कुछ और है। आप उसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। जैसे 3 सर्कल्स है ना, एक हो गया सर्कल आपका जिसको आप अक्वेंटेंस कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप उनसे अपनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लोग बुरा भी मानते हैं, उसको बताया हमें क्यों नहीं बताया। बिल्कुल। फिर एक सर्कल है आपका जिसमें आपके दोस्त होते हैं, एक वो सर्कल होता है आपका बहुत करीबी सर्कल होता है जो आपकी जिंदगी के तकरीबन सारे पहलुओं से वाकिफ होते हैं। ये बनता इसलिए है बिकॉज आप या तो जैसे मैंने कहा कि आप प्रिंसिपली अलाइंड होंगे, वैल्यूज मीट करेंगे, मगर जो अब मैं देखता हूँ दोस्ती के नाम पे, मतलब आज आप फॉर एग्जाम्पल आज आप बहुत बड़े इंसान बन गए, आपकी लॉटरी लग गई, बड़े इंसान मतलब पैसा बहुत आ गया। जी, बहुत पैसा आ गया। बड़े इंसान और पैसा होना और बड़े इंसान होने में फर्क है। बन गया ना। तो अगर आपके पास पैसा आ गया तो पता नहीं कौन कौन आएगा और वो आपके साथ किसी किस्म की रिलेटेबिलिटी कनेक्ट करेगा। वो मैं तुम्हारे स्कूल में भी था, अच्छा तुम तुम्हारी गली में भी रहते थे, जी जी, बनिस्बत उसके क्योंकि वाकई में अच्छा काम कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, स्ट्रगल फेज में है ना, अगर वो तो जो अपने है ना वो भी थोड़ा सा बोलते हैं अच्छा कल मिलेंगे, आज थोड़े काम है वो निपटा लेते हैं। सो हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस है वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, इससे मुझे एक वाकया याद आया कि एक मेरी हैं जानने वाली, उन्होंने मुझे एक दफा बोला कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है ये वो, एंड देन शी वाज टेलिंग मी हाउ उसकी 1-2 दोस्तियां खराब हुई। अच्छा, वो जब मुझे ये पूरा किस्सा बता रही थी तो उसमें कह रही है तो मुझे बता चुके हो, हाँ, नाम नहीं देना। तो उसमें वो जो है वो मुझे बता रही है कि उसने तो कहा कि उसको इतने पैसे मिलते हैं, फिर मैंने मालूम किया तो ऐसा भी नहीं था, तो उसने मुझसे झूठ बोला, अच्छा उसका मियाँ ये है, और अब फिर आखिर में कहती है पता नहीं क्यों मेरी दोस्तियां नहीं चलती। और मैं अपने जहन में सोच रही हूँ कि आपने अगर इतना कंपेटिटिव होना है किसी के साथ कि आपने अगर उन्होंने आपको कोई चीज बोली है, भाई वो सच बोली है झूठ बोली है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने जाके मालूम भी करना है कि इनको कितना पैसे, इनको इस चीज में कितने पैसे मिले, या आपने ये बैठ के जज करना है कि अच्छा इसका शौहर ऐसा है, मेरा शौहर ऐसा नहीं है, और उस कंपैरिजन में अपने आप को अच्छा फील कराना है, अपने आप को बढ़ावा देना है, तो फिर दोस्ती कैसे चलेगी? तो दोस्ती तो हुई नहीं ना, तो फिर तो हुई नहीं। तो कंपेटिटिव एक ऐसी आपने अपने लिए रेस बना ली है जिसके अंदर आप कभी भी खुश नहीं होंगे ना, आप खुश होंगे ना, आपकी रिलेशनशिप्स कभी होंगे दोस्तों के साथ तो कंपेटिटिव लेकिन ऐसे लोग जो है ना उनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती है जी, इसका क्या करे। मगर आप देखें ना जाले, एक चीज आज जब सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें जो दिखाया जा रहा है, लेट्स फेस इट, आई मीन कभी जैसे हम इस शो के, अगर मैं ये नहीं कि हम इस शो का हिस्सा है, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, बड़ी नेचुरल वाइब आती है जिस तरह की अभी आपने बात की जब स्टार्ट में इंट्रो में मेरे, वो किसी भी शो में नहीं की जा सकती, और आगे से बंदा भी बोले कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, बट ये वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस शो की खुसूसियत ये कि ये बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ओपननेस के साथ किया जाता है। कोशिश है जिस रिश्ते में जी और जिस इंटरेक्शन में ओपननेस होगी, ऑनेस्टी होगी ना, वो निखरेगा जी। सोशल मीडिया के ऊपर अब मैं देखता हूँ एवरीवन इज अ हैप्पी कपल, एवरीवन इज अ हैप्पी फ्रेंड, कपल गोल्स, तो हम या एग्जैक्टली मतलब सबकी रील्स देखता हूँ मैं बोलता हूँ यार ठीक है हमारी भी यही फीलिंग है, मगर अगर मेरा पीडीए ऑन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अ बैड पर्सन, आई वांट टू कीप थिंग्स एक्सक्लूसिव। मगर फिर मैंने देखा है वो लोग जो बहुत हैप्पी गो लकी हैं, मे बी आउट देयर ऑन द स्क्रीन, वो उतने हैप्पी और उतने हैपनिंग अपनी पर्सनल लाइफ में दिखाना चाह रहे हैं, बस दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मैं जरा जाले किचन जाना चाह रही हूँ, हाँ की तरफ जाऊंगी, जाके घूम के आओ, मैं जरा घूम के आती हूँ, आई विल स्ट्रेच माय लेग्स अ लिटिल बिट, और मैं मुझे खुशबू भी आ रही है, तो मैं जरा लगे हाथों हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में, या मैं बता दूं स्पॉन्सर्स, हाँ प्लीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में जानना। नाज़रीन, ये जो शो आप देख रहे हैं हमारा, ये हमें बहुत सारे लोग हम तक लेकर आए हैं, जिसमें सरफहरिस्त हैं पेप्सी, हमारे फूड पार्टनर्स हैं KFC, इसके अलावा सनरिज हैं, एंड देन वी हैव आवर अप्लायंस पार्टनर्स व्हिच आर ग्लैम गैस। ओवर टू यू मंशा। हाँ जी, तो आप बताएं हमें, सोबिया जानू हमारे साथ, हमारी जानू क्या बना रही हैं आप किचन में आज? अच्छा, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का स्लाइडर,
क्योंकि रमजान में वो जो फुल साइज बर्गर है वो तो मुझे लगता है कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आप इतना बड़ा बर्गर नहीं खा बिल्कुल सकते भी नहीं। फौरन से। तो हम स्लाइडर्स बना रहे हैं, पर हम जो है अपने ग्लैम गैस को नाराज नहीं करेंगे। आज हम बेक करेंगे इसको, बेक करेंगे। अच्छा, मैं ये कल भी कह रही थी क्योंकि मुझे ज्यादा बेकिंग का शौक है कुकिंग से ज्यादा, क्योंकि मैं कहती हूँ चूल्हे के आगे खड़े रहना, बिल्कुल पसीना आ रहा होता है, ये वो, तो मुझे होता है बंदा ओवन में डाल दे और वो चीज खुद ही खुद पक जाए। बिल्कुल। अच्छा, पर इसमें दोनों कुकिंग होंगी, अवन बेक भी होगा पर आपको स्टोव बेक भी होगा। अच्छा, हमने क्या किया है, पहले हमने बर्गर बंस ले लिए, जो मिनी बर्गर आते हैं, उसको बीच में स्लिट करके देखिए हमने ट्रे में लगा दिया पहले। फिर उसके बाद हम बनाएंगे अपनी चिकन टिक्का की फिलिंग, जिसके लिए हमने ऑयल ले लिया, 500 ग्राम चिकन ले लिया, हमने चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट डालकर इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे कैबेज एंड कैप्सिकम। आप कोई भी अपना फेवरेट वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, ये कैप्सिकम, वहाँ से आवाज आई जाने की। कैप्सिकम मैंने रखा है। एज यूजुअल जाने की नजर जो है वो सब्जियों पे है और मेरी नजर जो है वो बटर पे है, क्योंकि मुझे बटर बहुत पसंद है। तो आपने ये चिकन को बटर बिल्कुल नहीं, ये मैंने ऑयल में किया है। फिर ये फिलिंग करने के बाद जो है हम अपनी सॉस बनाएंगे, जिसमें हमने 1 कप मायो लिया, 1/2 कप केचप, 2 टेबलस्पून सराचा एंड 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इसको डिप बनाने के बाद हम अपनी ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे, अपनी फिलिंग डालेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें चीज स्लाइसेस और चेडर चीज। ये डालने के बाद हम इसको अपने अपर बन से टॉप करेंगे और फिर आएगा आपका बटर। अच्छा जाले, तो मुझे अभी से ही बता दो कि तुम खाओगी ये या नहीं खाओगी? मैंने इनको बोला मेरे लिए स्लाइडर्स का जो पैटी है ना वो अलग करके रख दे, मैं बन नहीं खाऊंगी। सही, सिंपल। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं दोग। क्या बना रहे हैं? दोग इज अ पर्शियन ड्रिंक। हमारे यहाँ पे अक्सर DOOGH। अच्छा, ये पर्शियन ड्रिंक है, अगर देखा जाए तो लस्सी। अच्छा, ठीक है, पर लस्सी में एक फ्यूजन है, इसमें हम व्हाइट सोडा डालेंगे, वॉट एवर जो भी आपके पास है वो डालेंगे। हम क्या करेंगे, 1 कप योगर्ट लेंगे, हैंडफुल मिंट लेंगे, सॉल्ट लेंगे और 2 ग्लास पानी लेकर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। फिर एक जग में हम ये अपना डालेंगे मिक्सचर और फिर हम अपनी व्हाइट सोडा डालेंगे और आपका दोग रेडी है। दोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं वापस जाले की तरफ आ रही हूँ। डो एक नई चीज है जो मैंने DOOGH, फीमेल डियर। हाँ, ये कोई ड्रिंक है। अच्छा, एक शॉर्ट सवाल आपसे, उसका जवाब तलब करेंगे, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। सो मुझे ये बताइए कि पहली चीज, बचपन की दोस्ती, जवानी की दोस्ती और मैच्योर होने के बाद दोस्ती, इन तीनों दोस्तियों में से सबसे पायदार दोस्ती कौन सी होती है? अच्छा, पायदारी का मैं आपको बताऊं, ये इसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर कभी कभी 10 मिनट पुरानी दोस्ती का इंटेंट और उसका इनिशिएटिव, यही मैं जानना चाहती हूं, इतना ब्रॉडर होता है कि 10 साल पुराने वाले का नहीं होता। सो दोस्ती को टाइमलाइन पे परखा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्ट है कि हो गया बस। तो आई डोंट थिंक बचपन की अलबत्ते होती कि उनका कोई गर्ज नहीं है। वो आपके ना आपके जो कहते हैं ना उसको नॉस्टैल्जिक चीजें होती हैं वो रह जाती है। लेकिन नाज़रीन, आप कहीं मत जाएगा, हम वापस आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे पास एक पॉलिटिशियन यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। बुरहान भी हमारे साथ बैठे हैं। बुरहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन, आप लोगों का साथ अभी रहेगा, आप लोग कहीं मत जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आए, मैं और मंशा और एक पॉलिटिशियन आपका इंतजार करेंगे इन जहाने रमजान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहाने रमजान और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बताया, हमारे पास एक नए गेस्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। रजा हारून साहब हैं जो पीपीपी के मेंबरान हैं और इससे पहले आप रह चुके हैं MQM के साथ, आपकी वाबस्तगी रह चुकी है। कैसे हैं आप? और आपको हम सब की तरफ से रमजान मुबारक हो। जी बहुत बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको भी रमजान मुबारक हो, आपके नाजरीन को, सामीन को भी रमजान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जब भी कोई सियासी पर्सनालिटी हमारे सेट पे आती है तो मेरे बड़े कोई गंभीर किस्म के सवाल उनकी तरफ होते हैं, तो उसको हम थोड़ा पीछे करते हैं। मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सियासत का हिस्सा रहे हैं, कितना वक्त हुआ, और क्योंकि आपने 2 पार्टीज का चुनाव किया तो इसका मतलब है कि सियासत से आपका लगाव बहुत है। और ये क्यों रहा? ये विरसे में मिला या दिस इज अ पर्सनल चॉइस? नहीं, विरसे में नहीं मिला। एक्टिव पॉलिटिक्स इज फ्रॉम 87 onwards. That means almost 37 plus years. माशाल्लाह माशाल्लाह। Started with MQM. MQM में रहा
फिर 2016 में एमकेएम छोड़ी, पाक सरजमीन पार्टी बनाई, और 3 साल बाद उसको भी छोड़ दिया कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, नॉट एंजॉइंग पॉलिटिक्स। इज समथिंग, स्पेशली एक्टिव पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स स्पेशली, समथिंग व्हेन यू एंजॉय डूइंग इट तो आप करते हैं। अगर आपको एंजॉय नहीं कर रहा हो ना, कलीग सही ना हो ना, तो फिर आपका दिल नहीं करता। देन 2023 December, received a call on behalf of President Nasir Zardari Saab. I was in London. We want to talk to you. So basically it was an invitation to come and join. I came. And I was impressed with the plan that he had. Very senior politician. सब कुछ देख रखा है उन्होंने, बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं। तो हमने कुछ डिस्कशन की, then I said yes, of course. Looks like my kind of thing, politics करने के लिए। और उसके बाद से no looking back, looking forward। Looking forward। इस एज में just go through the motions instead of looking forward। अच्छा, आपने कहा enjoy Play में, your मतलब मैं एक हाँ, और सवाल मैं पूछूंगी और exactly follow through ये करेंगे। जो सवाल जाले तुम करने जा रही हो, एग्जैक्टली यही सवाल मेरे जहन में था। पूछो हाँ, फिर। तो आपने कहा एंजॉय पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स को, बट यूजुअली ये नहीं सोचते लोग कि मतलब आपको जो काम है आपको उसको एंजॉय भी करना है। एंड व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली टू एंजॉय पॉलिटिक्स, क्या मतलब है? You put yourself in it, ना, not just physically, mentally and ideologically। जी। अगर आपका वो तीनों चीजें नहीं है, then you are just, आप किसी जॉब पर है ना, फिर तो सुबह 9 to 5 जॉब तो नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मीन्स, एक्चुअल पॉलिटिक्स मीन पीपल सेंट्रिक, जी। लोगों के मसले हल करने हैं ना। एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स अबाउट सॉल्विंग पीपल्स इशू, इवन गोइंग इनटू द इलेक्शंस। आपका मैनिफेस्टो जब है वो शुरू से तरह होता है ना, अगर हम पावर में आए तो आपके ये मसले हल करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट पीपल। और अगर आपको कहीं ये नजर आए कि यार जिस पार्टी में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, इनके कॉल और फेल में तजाद है, कॉल बहुत अच्छा है, फेल बड़ा वीक है, मजा नहीं हम देखते हैं, तो फिर आप बोलते हैं कि छोड़ो यार, क्या फायदा, वाई वेस्ट टाइम, ब्रेड एंड बटर तो नहीं है ना, छोड़ दो। सो आप इम्प्लीकेशंस में बिलीव करते हैं? प्रैक्टिकलिटी से, प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव करता हूँ। यू टॉक, यू डिलीवर, इफ यू डोंट डिलीवर देन गो डू इट। तो मैं डिलीवरेबल्स की बात करूंगी। हमारे जो सवालात लिखती है सरवत, थोड़ी सी डरपोक सी हैं, लेकिन उनके सवाल बड़े पर्टिनेंट होते हैं, और वो हम सब कराची आइट्स का सवाल है कि कराची पे कब नजर होगी और ये सौतेलापन कब दूर होगा हमारा? कभी कभार एहसास होता है ना कराची के, ना इधर के कभी ना कभार उधर नहीं है। इतना मैंने शुगर कोट करने की जरूरत नहीं मंशा, स्ट्रेट अप चल, है ना? बिल्कुल है। कराची में बहुत ज्यादा फीलिंग है, और कराची फील्स डिप्राइव्ड, कराची फील्स आइसोलेटेड, और इट डजंट, इसकी रिलेशनशिप बनती नजर नहीं आई प्रोविंस और फेडरेशन के साथ। जी। प्रॉब्लम ये रही कि कराची के साथ गेम्स भी फुटबॉल वाला हुआ कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस कराची को इन्होंने एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर किया फेडरल कैपिटल के अंदर, और इसको आपने दारुल खिलाफा बना दिया, पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया। अब ये बाकी सबसे हट गया, और पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद आपने पाकिस्तान के सारे सूबे खत्म किए और एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, और कराची था। जी। सो कराची की जो कल्चर था, जो उसका कलर था, वो फेडरेशन का था। जी। तो वो किसी सूबे से अपने आप को अटैच नहीं करता था। यहाँ के बड़े लोग जो थे वो बड़े एरिस्टोक्रेटिक टाइप के होते थे, ब्यूरोक्रेट्स, पूरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ थी। आफ्टर 71 द वन यूनिट कॉन्सेप्ट वाज फिनिश्ड, और ये प्रोविंसेस दोबारा रिवाइव हुए। जी। सिंध बना, पंजाब, केपी, एनडब्ल्यूपी था, फिर इंक्लूड किया गया कराची को, फिर कराची को सिंध में डाला गया। अच्छा, फिर कराची को जब सिंध में डाला गया तो कैपिटल इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। अब द गाइज हु वर हियर सिंस सो मेनी इयर्स, दे फेल्ट कराची टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ cosmopolitan, नहीं cosmopolitan, not belonging to any province, a different kind of a region। और वो एकदम अटैच हो गया सिंध के साथ। तो आई थिंक दैट्स वेयर आवर एल्डर्स ऑफ द सिटी गॉट दिस। जबकि सबसे ज्यादा टैक्सेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कराची से ही आते हैं, और सबसे लगता है, मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि सबसे ज्यादा जो है, जो निगलेक्टेड है, वो कराची है। तो क्यों, व्हाई हैजंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ओनरशिप क्यों नहीं? ओनरशिप वजह नहीं क्या है? यही मैंने बताया ना, किसने लेनी है ये ओनरशिप इज आल्सो माय सेकंड पार्टी ने नहीं लेनी। अच्छा। मैं आई डोंट बिलीव इन पार्टीज टेकिंग ओनर, आई बिलीव इन द स्टेट टेकिंग ओनरशिप। एग्जैक्टली। फेडरल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकल गवर्नमेंट, द मेयर ऑफ द सिटी, उसको एम्पावर करना है ना, वो है कराची का नुमाइंदा, पार्टी नहीं है नुमाइंदा। जी। तो द मेयर हैज टू बी एम्पावर्ड। हमने प्रॉब्लम ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली
the local government system, which has to be the third tier of the government, जो कि हमारे जो आपके मसले पानी का है ना, पानी है, सेवरेज है, सफाई क्लीनिंग नहीं हो रही है, सैनिटेशन का मसला है, these are the main, रोड सही नहीं है, पार्क्स नहीं है। हाँ, बिकॉज अब ऐसा लगता है कि हर बंदे ने अपने जो घर में ना वो सारी सहूलियात पेश कर दी हैं ताकि वो जो आपको नहीं पहुंचा रही है स्टेट, विच इज सिक्योरिटी, आपका अपना गार्ड है, पानी आपका वाटर टैंकर आ रहा है, गैस जो है आप वो गैस भरवा रहे हैं कहीं से सिलेंडर से, तो फिर ये तो फिर आप सोचते हैं हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? हाँ, हमारे टैक्स से ही होना चाहिए। और देखिए सारी सहूलियात। मैं इसी सवाल से जोड़ के एक सवाल हम मेरे साथ जो गुजरी, ठीक है, अब हम जब डिफेंस में रहते हैं तो लोग समझते हैं वो डिफेंस पॉशेस्ट एरिया ऑफ कराची, ठीक है। जब हमारे साथ सैलाब आया था, जब बारिशें हुई थी 2 साल पहले, और वो पानी जो इकट्ठा हो गया था और उससे बहुत सारी मुश्किलें दरपेश आई, तो हम हर किसी की तरफ गए और हमें हर तरफ जो है वहां से लौटा दिया गया कि ये हमारा जुमरा नहीं है, KESC कहता है हमारा जुमरा नहीं है, CBC कहता है ये हमारा जुमरा नहीं है, आप तो DHA अथॉरिटी के पास जाइए, वो कहते हैं ये हमारा मसला नहीं है। तो मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि इतने पॉकेट्स है कराची में डिफरेंट एरियाज के, कि किसका मसला है? हमें कोई एक बंदा दे दे। As far as the municipal functions are concerned, जी, Karachi is divided into various authorities. जी, KMC के पास only 37 या 38% of Karachi है. DHA Clifton is definitely not part of it. Exactly. So why should KMC come here and serve you? आप हमें बिल्कुल, हाँ, ये not you but you. हाँ, हाँ, So this is what is happening in the city के 6 cantonments हैं. जी, अब 6 cantonments एरिया हैं जो KMC के अंदर नहीं आते, उसकी jurisdiction नहीं है, जी, लेकिन वो चल हैं। मिसाल के तौर पे शारा फैसल है, if you start on शारा फैसल, it cantonment से शुरू होती है, KMC में आती है, and you are on शारा फैसल, जी, और फिर वो कंटोनमेंट में चली। ये चेंज क्यों नहीं हो सकता? क्या पूरा शारा फैसल एक किसके अंडर क्यों नहीं आ सकता? मैं यही कह रही हूँ, ये मर्जर क्यों नहीं हो सकता बिटवीन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन? सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में लाना जरा मुश्किल है। हाँ, हम लोग हम आपसे समझना चाह रहे हैं। You understand who controls cantonment, ना? Yeah, but I'm just saying, why can't it be under one umbrella? It should be. That is the only solution. वो किसके अंदर है? I'm saying एक umbrella हो सकती है। हो सकती है, ये यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। दैट इज इतने बड़े सिटी को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को, विच इज जिसकी आबादी कहते हैं 2 करोड़ 2.25 करोड़ है, लेकिन वो एक्चुअली 3 करोड़ है। यू कैन नॉट मैनेज इट लाइक दिस, ज्यादा से चलेगा नहीं। ऑलरेडी फ्लॉप हो रहा है ना। प्रॉब्लम होती है, एक आदमी काम करने जाता है, सड़क बनानी है, अब आधी सड़क उसकी जो शेन में बना के खड़ा रहता है, जब कंटोनमेंट से आगे बनाए, या मेन रोड मेरे पास है, सर्विस रोड KMC के पास है। दिस इज अ प्रॉब्लम विद कराची। तो कराची का एक मास्टर प्लान होना चाहिए डेफिनेटली, इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ओनली एज फार एज म्यूनिसिपल फंक्शन करता है, वहां तक तो कर लेना। थर्ड, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर होना चाहिए, उसके बाद फाइनेंसेस होने चाहिए, उसके बाद पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मेयर है, अगर मुर्तजा वहाब साहब मेयर हैं, तो फिर मुर्तजा वहाब साहब एम्पावर्ड भी हों politically, to carry out those actions. To carry out those actions. And any anomalies, any jurisdictional issues should be resolved in that unity of command. एक इंसान हो जिससे हम सवाल करें और जिनकी तरफ से जवाब आए। नाज़रीन, आप कहीं मत जाएगा, हम एक छोटी ब्रेक लेने वाले हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मैं और मंशा आपके साथ होंगे और हमारे अमेजिंग गेस्ट भी यहाँ हैं। आप देख रहे हैं जहाने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमजान 365 न्यूज पर, और हमारे साथ हमारे मुल्क के जाने माने पॉलिटिशियन बैठे हैं जिनसे बड़ी अच्छी इंटरैक्टिव गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल। और रजा साहब, मंशा ने बहुत अमेजिंग सा सवाल आपसे पूछना है। हाँ, हमने वो तय किया था अभी ब्रेक में। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि देखें, दूसरी पार्टीज के साथ आपका कोई डिसएग्रीमेंट रहे, ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर शोज पे जाके इंसान यही राय दे रहा होता है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। विद इन पार्टी जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, और उस पर किस तरीके से डील करते हैं कि अगर कोई आपको एक डायरेक्टिव आया है लेकिन आप उस पर एग्री नहीं करते, तो व्हाट इज द प्रोसेस? आप किस तरीके से उसको कन्वे करते हैं? इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे यहाँ हैं, वहाँ लीडर्स हमेशा बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक दी मैन, उनसे पूछे बगैर। तो अगर तो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आ रही है, वंस दे बिकम अ डायरेक्टिव, देन यू फॉलो देम। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि आप उस वक्त तक डिबेट करते हैं जब तक डिसीजन नहीं हुआ, डिस्कशन चल रही हो। वंस अ डिसीजन इज मेड, then you become part of that team to implement it. Still,
लोगों को अगर ये समझ आए कि आफ्टर डिसीजन मेकिंग भी कोई ऐसी चीज हो गई जो कि बहुत ही ड्रास्टिक हो जाएगी, देन यू शुड इन्फॉर्म द प्लेटफॉर्म कि भाई ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इन इट। अपने ओपिनियंस को मेक करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है लीडर का, तो वहाँ फिर लोग नीचे कहते हैं चुप ही रहो यार, खामखा कुछ सवाल नहीं कर सकते, है ना। अभी हम जो है जरा जाएंगे मोना सिद्दीकी की तरफ, जो कि ईदी के दस्तरखान में अभी मौजूद हैं कराची में ही, और वो जरा बताएंगी कि इफ्तार की क्या तैयारियां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना। अस्सलामुअलैकुम मोना। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जाले और मंशा, आप दोनों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। खैर मुबारक। बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अभी ईदी की दस्तरखान पे हैं, तो जरा बताइए कि जो अभी इफ्तार होने जा रही है, बहुत करीब है इफ्तारी का वक्त, तो क्या तैयारियां हो रही हैं? जी, जैसे जैसे इफ्तार का टाइम करीब आता है तो इफ्तार की जो तैयारियां होती है वो जोरों शोर से जारी हो जाती है, चाहे वो घर हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर रोड साइड पे जो दस्तरखान लगाए जाते हैं उनकी तैयारियां भी उरूज पर हो जाती हैं। मैं इस वक्त ईदी फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के इफ्तार दस्तरखान लगाए जाते हैं। मैं इस वक्त टावर के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन हसनैन बिलग्रामी आप ये कि यहाँ पर इस वक्त जो है इफ्तार की तैयारी हो रही है, फ्रूट काटा जा रहा है, इसी तरीके से शरबत बनाया जा रहा है। रोड साइड पे टेबल्स लग गई हैं जहाँ पर के शरबत बनाया जा रहा है, और फुटपाथ की साइड पे जो है दस्तरखान भी लगा दिए गए हैं, प्लेट्स लगा दी गई हैं जिनमें के फ्रूट रखा गया है, और साथ ही साथ जो है यहाँ भी जनाब पकौड़े समोसे जो है वो अंदर किचन में फ्राई किए जा रहे हैं। और एक खास बात ये भी है कि इफ्तार के साथ ही यहाँ पर जैसा फ्रूट होता है, पकौड़े समोसे रोल होते हैं, उसी तरीके से साथ ही जो है खाना भी यहाँ पर सर्व किया जाता है। और आज जो है खाने का जो मेन्यू है वो है चिकन एग फ्राइड राइस, यानी कि आज चाइनीज खाने से तवाज़ो की जाएगी। जो शहरी हैं यहाँ पर आकर के इफ्तार करेंगे वो आज चाइनीज राइस के जो है मजे लेंगे। यहाँ पर जो फ्रूट है वो काफी हम देख रहे थे बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर है, वो हमें बताया गया है कि 4 मन जो है फ्रूट यहाँ पर काटा जाता है, जबकि 152 लीटर शरबत यहाँ पर बनाया जाता है। ईदी फाउंडेशन के इस सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जरा पूछते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर कितने जो है वो इफ्तार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो ये टावर मेन जगह है, मेन स्टॉप है, यहाँ पे तो 600-700 लोगों के करीब जो इफ्तारी में रोज़ा इफ्तार करते हैं। यहाँ पे उस इफ्तारी में हम इनको फ्रूट पेश करते हैं, खजूरें होती हैं, उसमें पकोड़े समोसे होते हैं, और साथ ही इफ्तारी के बाद में भी इनको हम खाना भी देते हैं। जैसे आज अभी आप बता रही थी, यहाँ आज चाइनीज़ बिरयानी बनाई है इनके लिए, शरबत होता है, पकोड़े होते हैं, समोसे। इसी तरह हमारे शहर भर में तकरीबन कोई दर्जन से जायद सेंटरों के बाहर जो है हम दस्तरखान लगाते हैं और वहाँ पे इफ्तारी कराते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से इफ्तार का एहतमाम होता है, क्या सहरी का भी एहतमाम किया जाता है? जी हाँ, कुछ जगहों पे हमारे सहरी का भी इंतजाम होता है, मगर इफ्तारी में लोग क्योंकि उस वक्त बाहर घरों से बाहर निकले हुए होते हैं, स्टाफ ट्रैफिक की वजह से, काम काज की वजह से वो घरों को पहुंच नहीं पाते, इफ्तारी का ज्यादा इंतजाम होता है। जी जाले और मंशा, यही कराची शहर का हुस्न है कि अगर रोड पर भी आप हो जो राहगीर हैं या जो ऑफिस जाते हुए लेट हो जाते हैं और दीगर जो अफराद हैं, अगर वो अपने घर टाइम पर इफ्तार में नहीं भी पहुंच पा रहे तो इस तरीके से रोड किनारे या फुटपाथ साइड पे उनके लिए दस्तरखान मौजूद है, यानी कि उनको रोजा इफ्तार करने के लिए यहाँ खजूर, शरबत, पानी, फ्रूट, खाना सब कुछ मयसर होगा। तो कराची शहर के क्या ही कहने हैं, जैसा घरों में इफ्तार तैयार हो रहा है वैसे ही उससे ज्यादा कहीं बेहतर यहाँ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू। जैसे कि इन्होंने बताया, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के रमजान में ना जो ये दस्तरखान लगते हैं। मैं ये इसी मेरा एक्चुअली क्वेश्चन जो था ना वो इसी तरह का था, जो और वो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे कोई ऐसा लगा था मैंने जो है वो कहा है कि आप ये करें तो मैं सवाल पूछूं। जैसे आपने कहा ना कराची शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, और इंतजामिया बहुत पॉकेट्स में बटी हुई है और उसकी यूनिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन हमारे जो शहरी हैं
जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने इतना संभाला हुआ है और बहुत सारे अनगिनत नाम हैं। सो मैं सिविक ड्यूटी की ही बात आपसे करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम भी एज शहरी कंप्लेन बहुत करते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, बट कुछ सिविक ड्यूटीज हम भूल जाते हैं। लाइक हम कहते हैं घर के बाहर कचरा है लेकिन हम खुद फेंकने वाले हैं कचरा, ठीक है। पानी जो है वो कम आ रहा है लेकिन हम पानी का ज़िया ज्यादा करते हैं। ये सारी चीजों से ना आपको भी कुछ आप बोलती ना, मैंने सिर्फ अरे ये सवाल नहीं तो जवाब, ये तो बहुत वैलिड जी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से मैं गवर्नमेंट को छोड़ दें आप। यू वर इन अ वेरी राइट पाथ। दिस इज व्हाट पीपल नीड टू लिसन, नॉट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, फ्रॉम पीपल लाइक यू। यू आर जस्ट मेकिंग कॉमन सेंस जी। पानी जाया नहीं करना है, इतना मेरा दिल को है ये बात कि आपको पानी इस मतलब कमोडिटी है दुनिया के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता दुनिया में। बहुत जगहों पे लग्जरी है, बहुत सारे ममालिक में लग्जरी है और हम पानी के साथ कर क्या रहे हैं? कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है जी। और पानी इज ए कमोडिटी। अच्छा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी नहीं है हमारे पास। वेस्ट वाटर जो मैनेजमेंट अब शायद कुछ अब हो रही है, अब हो रही है कुछ रिसाइकलिंग का फिल्ट्रेशन प्लांट्स कुछ लग रहे हैं, फिल्ट्रेशन भी लग रहे हैं और रिसाइकलिंग का प्लांट भी लगा है, ट्रायल। इट्स वर्किंग वेरी वेल। तीसरा हम जो काम नहीं कर रहे हैं वो जो अब हो रहा है, जो होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट सीवरेज प्लांट्स होते हैं, जो हमारा सीवरेज है जी, इसको ट्रीट करके समुद्र में डालना चाहिए। हम ऐसे इट्स गोइंग स्ट्रेट इनटू द रिवर इंडस्ट्री। हमें ये बहुत ही खौफनाक किस्म की बात है। हमारी सी लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय हो रही है और वो पानी हम इन टर्न दोबारा कंज्यूम कोस्टलाइन बिल्कुल। तो वो दैट्स बीइंग पीपल्स पार्टी उसको कर रही है काम। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये गवर्नमेंट की जो चीजें अभी हो रही है ना, बिकॉज कंप्लेन सिर्फ हम कंप्लेन करते हैं, जो चीजें अभी हो रही हैं, जो आप लोगों ने प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लीज उससे आगाह कीजिए। अब जो मेट्रोपॉलिटन लेवल के हैं उसमें मेयर साहब इस वक्त 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक वो काम कर रहे हैं K4 के प्रोजेक्ट्स पे जो कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जी, सालों से चला आ रहा है और ये डिले हो रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन में वी आर इन पोजीशन, काफी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। K4 कंप्लीट होने से 2 फेजेस में आपको तकरीबन 165 गैलन 165 गैलन, ये 2 फेजेस में आपको 1 मिलियन गैलन पर डे पाकिस्तान कराची को पीने का पानी मिलेगा। इसी तरह S3 का प्रोजेक्ट है। S3 का प्रोजेक्ट जो है वो आपकी सीवरेज ट्रीटमेंट है, सीवेज लाइन्स का काम है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो KMC जिनको कितना टेन्योर लगेगा कंप्लीट होने में? 2 साल का किया है। अच्छा, चलो तो इसी टेन्योर में K4 तो मेरे ख्याल में हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अर्ली, और बाकी S3 जो है ना विल बी नेक्स्ट ईयर 2026 तक 27 तक का है, मुझे सही नहीं पता, डोंट होल्ड मी ऑन दैट। तीसरा बड़ा काम वो कर रहे हैं, कराची के अंदर पार्क्स का रिवाइवल कर रहे हैं, जो वेस्ट स्पेस है उसका रिवाइवल कर रहे हैं, और वो एक अच्छा काम चल रहा है। सड़कें बन रही हैं। अब सड़कों में भी प्रॉब्लम ये आ जाती है वही जुरिसडिक्शन की कि कुछ सड़कें KMC की हैं, कुछ टाउन्स की। अब टाउन्स में कहीं जमात इस्लामी है, कहीं PTI है, कहीं पीपल्स पार्टी है, ऊपर मेयर पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है, तो उनके दरमियान भी पॉलिटिकल रिफ्ट्स हैं और वो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे तीसरी बड़ी चीज जो है वो है आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप देख रहे हैं चर्जिल मेमन साहब ने अच्छे रेड बसेस, पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज लेकर आए वो खवातीन के लिए। इसी तरीके से BRT के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट और हो रहा है जो ब्राउन लाइन है मेरे ख्याल में, जो मलीर या वहां से चलेगा और इधर कैंट स्टेशन तक आएगा, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा। तो मोर एंड मोर यू डू रोड वर्क्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू गेट मोटरसाइकिल्स ऑफ द स्ट्रीट। ये हमारे जो भाई हैं जो बेचारे जॉब्स पे आते हैं, मोटरसाइकिल इससे यूज करते हैं, चीपर है, लेकिन अगर चीपर वर्जन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिल जाए तो ये मोटरसाइकिलें ऑफ होंगी तो पोल्यूशन बेटर होगा, अच्छा हो जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल होगा। तो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कोरिलेटेड। एब्सोल्युटली। तो ये सब हो रहा है। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है हेल्थ के सेक्टर में। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छे हॉस्पिटल जो है वो सिंध के हैं। ये मैंने भी सुना है और थैंक यू सो मच सर कि आपने आके हमारे सवालात के जवाब दिए और हमें आगाही दी। हमारे इस शो का हिस्सा बने। हम एक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपके साथ हम यही मौजूद हैं 365 पे, और बहुत सारे शहरों से भी हम आपको आरास्ता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और हम यहाँ पे बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। लाहौर में अजान का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी कराची को ज़रा और इंतज़ार करना होगा। हमारे पास अभी स्टूडियो में हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं साउथ सिटी में, और आप एक जनरल फिजिशियन भी हैं।
अच्छा जाले, तो आपके पास क्या सवाल है, क्योंकि जाले जो है अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखती है। मैं खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम न्यूट्रिशनिस्ट हूं। हाँ, जाले अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखती है। मैं जरा इतना परहेज नहीं करती, तो जाले डू यू हैव एनी? आई हैव ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। मैं एक्चुअली अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, द वाइट इन आवर फ्लैग, उनको विश करना चाहती हूँ। उनके रोजे जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग बहुत साथ देते हैं हमारा, यू नो, हमारे रमजान में, तो हम भी चाहते हैं कि आपको भी यही ग्रैटिट्यूड और ये ब्लेसिंग्स जो है एक्सटेंड करें। डॉक्टर आयशा कैसी है आप? आपको भी रमजान की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि मुझसे हमेशा हर किसी ने ये इस बात का जिक्र किया, स्पेशली हमारी फील्ड में जिन लोगों का ताल्लुक है, बिकॉज हम लोग सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी डाइट फैड को फॉलो करते हैं और वजन घटाने की बात करते हैं। ट्रू। तो हर डाइट हर किसी के लिए नहीं है, ये बात कितनी सच है? यही बात सच है और इसके अलावा सब झूठ है। बात यही सच है, बिकॉज ये कि जो डाइट पता चली, सुनने में आई, कोई पड़ोसन कर रही हैं और किसी दोस्त ने की, उसने वेट रिड्यूस किया, हमारे पड़ोसी मुल्क के किसी एक्टर ने की, किसी एक्ट्रेस ने की, हमें पता चल गई और उसका वेट लॉस हो भी गया जी। और हमने वो निकालना शुरू किया और मालूमात हासिल करनी शुरू की और हमने उसको फॉलो करना शुरू किया। सो दैट्स नॉट ट्रू। वो हमारी बॉडी के लिए नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज पता नहीं क्या हो और हमें उसकी ज़रूरत हो भी कि नहीं, लेकिन हमें पहले अपने फिजिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना ज़रूरी है। हाँ, तो न्यूट्रिशनिस्ट की वैल्यू बहुत है ना। बहुत है। अच्छा, इतने सारे डाइट होते हैं ना, कीटो डाइट, जूस डाइट, दिस डाइट, व्हाट इज व्हिच डू यू थिंक इज द, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे वजन कम करना है, तो डू यू एवर रिकमेंड अ डाइट? आई रिकमेंड अ डाइट व्हिच इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट, जो हमारी कुदरत ने भी हमें दी है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। हमारी कुदरत ने क्यों इतनी सारी चीजें हम पे नाजिल फरमाई शुरू से, पहले दिन से। उसमें अनाज भी था, फल भी थे। कुदरत सिर्फ जूसेस ही दे देती हमें, या सिर्फ बादाम दे देती, या सिर्फ गोश्त दे देती? हमारे कुदरत को हमसे मोहब्बत थी, तो उसने बैलेंस फॉर्म में ही जब आदम और हव्वा भी भेजे तो हर चीज ही भेजी ना, क्योंकि हमसे मोहब्बत थी। आप यकीन करें, जो लोगों ने प्रोटीन डाइट के ऊपर शुरू से गए, एटकिंस के ऊपर गए, उन्होंने वजन भी कम किया और उसके बाद हम लोगों ने ही उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेतहाशा बढ़ते हुए देखे, उनको इमरजेंसी में हार्ट अटैक में जाते हुए देखा। ठीक है, उसके बाद कीटो डाइट आ गई, कीटो डाइट से वजन कम होते हुए देखा। उसके बाद फिर देखा कि उनका जो फैट का इंटेक था इतना ज्यादा था, उनके फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े, उनको फिर इमरजेंसीज में जाते हुए देखा। या अगर नहीं भी देखा तो द मोमेंट उन्होंने 12 हफ्ते कर लेंगे, 16 हफ्ते कर लेंगे, द मोमेंट उन्होंने ये डाइट्स छोड़ी और उसके बाद उनका वेट दोबारा रीगेन हो गया। मुझे 19 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। ये एक वाहिद डाइट है, बैलेंस डाइट, जिसको आप छोड़ दें, कहीं से भी कुछ भी पकड़ लें, इसका नुकसान कोई नहीं है। वो क्या है? पोर्शन कंट्रोल है। पोर्शन कंट्रोल में आप हर चीज खा लें, वो रोटी भी है, वो चावल भी है, वो गोश्त भी है, वो फल भी है, वो थोड़े से नट्स भी हैं, सुकून रहेगा। आप मीठा भी खा लें, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके सब खा लिया, आपकी वो तशनगी काइंड ऑफ अ थिंग जो होती है ना, वो नहीं होती। अच्छा, ये आपने मैं ये इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन है। अब जैसे मुझे जो है वो हाइपोथायरॉइड है और वो मुझे एक मिसकैरेज की वजह से मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए थे और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है मुझे हजम नहीं हो पा रही थी। ठीक है। सो आई वेंट टू माय न्यूट्रिशनिस्ट, अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, और मैंने उनसे पूछा कि मैं किस चीज की तरफ तरजीह, किस चीज को तरजीह दूं। सो अभी भी मेरा ये है कि आई फॉलो द कीटोजेनिक डाइट, आई फॉलो द लेजी कीटो डाइट एज आई कॉल इट, क्योंकि मुझसे गंदम नहीं, ग्लूटेन जो है वो हजम नहीं होता, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। शुगर मेरा वैसे ही इनटेक कम है, बिकॉज मैं सुक्रोज पे बिलीव नहीं करती। मैं फ्रुक्टोस एंड उसके जो है दूसरी जो आगे पीछे आपको जो स्वीटन करने के लिए चीजें होती हैं, उनमें आई टेक देम गिव देम फार मोर इम्पोर्टेंस देन दी अदर थिंग्स। लैक्टोस मुझसे जो है वो टॉलरेट नहीं होता, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरा एक्चुअली जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, पेट। इस तरह जो आपने भी बताया, वो जो स्पेसिफिक केसेस अगर आपके पास आते हैं, फॉर इंस्टेंस डायबिटीज के मर्ज में जो मुब्तला होता है, सो उन डाइट्स के बारे में भी बताइए कि कितना जरूरी है हर इंसान को इंडिविजुअली जज करना। हर इंसान को अपना केस इंडिविजुअली ही लेके चलना है। ठीक है,
हो सकता है उसको ग्लूटेन टॉलरेट ना होता हो, ठीक है। और ज्यादातर भी देखा यही गया है कि जो ब्लोटिंग है हम लोगों के अंदर, जो स्वेलिंग है, जो वेट का पुट ऑन होना है, वो ग्लूटेन ही की वजह से। अगर थोड़ा सा ग्लूटेन को निकाल के लेके चलें और बाकी चीजों पे फोकस करें, वेट का ही इशू है ना पूरी दुनिया में, मशरिक से लेके मगरिब तक सवाल तो वेट का ही है। ट्राई कान को यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से, क्वेश्चन वेट का ही है। तो ग्लूटेन को निकाल देने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड सीन। और दूसरा ये है कि अब लैक्टोज का केस हो गया, आपने बताया थायराइड का है, तो बेसिक अपने हार्मोन्स तो चेक करवा लें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, थायराइड का केस आपने बताया, इंसुलिन है, ये 3 तो ऐसे हैं जो कि आपके वेट के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं। अब स्ट्रेस को लोग अहमियत देने को तैयार नहीं है, नहीं जी मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। कॉर्टिसोल लेवल्स आपके हाई हो जाते हैं। आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं तो आप उस स्ट्रेस में ईटिंग करते हैं, ठीक है, और उससे कार्ब्स आप लेते हैं, कार्ब्स लेने से आपको सुकून मिल रहा होता है, उससे आप वेट पुट ऑन करते हैं। तो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो दूर करने। अब स्ट्रेस लेवल्स को आप ईटिंग से दूर करने के बजाय उसके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें। क्या आपने एक्सरसाइज की तरफ गए, डीप ब्रीदिंग की तरफ गए, तो ये बताना हमारा काम है। लेकिन अगर आप खुद से ही अपना केस निकाल के इंटरनेट से देख के और फलाना ये कर रहा है और फलाने ने ये डाइट की, तो उससे केस में कोई फायदा भी नहीं होता, मजीद नुकसानात होते हैं। तो टेक योर केस एज एन इंडिविजुअल, विजिट अ फिजिशियन, अपनी ब्लड केमिस्ट्री कराएं। और ये 4 जो बेसिक चीजें, अब खून की जो कमी है, खून की कमी से वजन बढ़ता है, उसकी अलामत क्या होंगे? एनीमिया से? एनीमिया से। I'm slightly anemic. हाँ, you seem to be. तो उसमें आंखों के नीचे हल्के होते हैं, ठीक है, चेहरा पेल होता है और सांस फूलती है। हमारे यहाँ खास तौर पे खवातीन के अंदर, भाई ये चीजें गर्म है, ये तुमने नहीं खानी। अब गर्म चीजों में क्या है, गोश्त है, अंडा है, उनको पहले ही डिप्राइव कर देंगे, ठीक है, एनीमिक हो जाती है वो। उसमें मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है। औरत अक्सर बच्चों के ऊपर चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो एनीमिक है, उसको प्रॉपर डाइट ही नहीं दी जा रही और उससे स्वेलिंग भी होती है, वजन भी मुझे कल डांटा था। तो ये बेसिक जो बेसिक केमिस्ट्री है हमारे यहाँ। अच्छा, मेरे एनीमिया मुझे इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं किसी पे वो करूं, और मेरे बच्चे तो है नहीं कि मैं उन पे चिल्लाऊं। लेकिन अभी हम एज लाइव जाएंगे मुर्तजा रॉय के पास, जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। मुर्तजा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल, माह मुकद्दस नेकियां समेटने का महीना, और नेकी समेटने का एक बेहतरीन जरिया ये है कि रोज़ादारों को सहरी और अफ्तार कराई जाए। और इसी तरह जिस तरह मुखैर हजरात और मुखैर इदारे पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल की जानिब से भी यहाँ पर गरीब रोज़ादारों के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया गया। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं चक शहजाद में, मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल स्कूल में, और यहाँ पर तकरीबन 700 लोगों को रोजाना की बुनियाद पर सहर और अफ्तार दिया जाता है। तो हम इनसे बात भी करते हैं, यहाँ की इंतजामिया भी हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए कि क्या मकसद है कि इतने बड़े एवरेज के हिसाब से आप लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सहर और इफ्तार करवा रहे हैं? जी, जैसे अभी आपने कहा कि रमज़ान जो है वो एक मुकद्दस महीना है, तो मुस्लिम हैंड्स की हर साल कोशिश होती है कि इस मुकद्दस महीने में जितने भी ऑर्फन निजी है या फिर जितने भी गरीब अवाम है, उससे से ज़्यादा रीच आउट करे और हम उनकी मदद करें। ना सिर्फ ग़िज़ा प्रोवाइड करें, बल्कि ग़िज़ा में जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है हम उनको भी फोकस में रखते हुए लोगों को खाना मुहैया करते हैं। एक बेहतरीन किस्म का खाना उनको मुहैया किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, असल मकसद क्या था? क्योंकि हमने देखा है कि इस्लामाबाद में तो बहुत सारे इदारे इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो क्या असल मेन मकसद क्या था? देखिए, मेन मकसद तो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, जैसे आपने कहा यहाँ पर ओपन इफ्तार भी लगा हुआ है, सहर भी लगा हुआ है, लेकिन हमारी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होती है। हम टारगेटेड कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, जिसमें आप बेवा की बात कर लें, यतीम बच्चे हैं, उसके अलावा आप अगर आउटसाइड कम्युनिटी की बात करते हैं, ख्वाजा सर हैं, कुछ हॉस्पिटल स्पेशली मैं बात करूँ, उसमें हमें बाकायदा रिक्वेस्ट आती है, खास करके जब आप चिल्ड्रंस वार्ड की बात करते हैं, वो वालिदा आपको पता है वो बाहर नहीं जा सकती, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अप्रोचेबल वहाँ तक जाके उनको वार्ड्स के अंदर खाना प्रोवाइड करें। हमारे पास प्रॉपर जो उनसे वर्किंग होती है, रमज़ान से पहले हमारी लिस्टें बनती हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके घरों का हमें पता होता है, ये खाना उन 700 लोगों को जाता है जो सफ़ेद पोश लोग हैं। सफ़ेद पोश लोगों को खाना जाता है। आप ये बताइए कि रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू किस तरह का होता है और मज़ीद क्या क्या चीज़ें अफ्तार में और सहर में दी जाती है?
और देखिए रोज़ाना की अगर बुनियाद की बात करूं तो मेन्यू जोन से हम लोग चेंज करते हैं हमेशा, क्योंकि आज जोन से आज दाल चिकन बना हुआ है, कल बीफ है, उसके अलावा बिरयानी होती है, पुलाव किसी दिन होता है, किसी दिन जर्दा साथ होता है, उसके अलावा अगर दूसरी अपना ज़रूरियात की बात करें पानी की बोतल साथ देते हैं, खजूरें भी होती हैं। लेकिन मैंने कहा सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि उन मुस्तहिक लोगों को हम खाना पहुँचा रहे हैं घर बैठे, जो सफ़ेद पोश हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, और वही लोग हैं जो ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाता। हमारी कोशिश इस किचन से यही होती है कि जहाँ पर हम लोग इफ्तार किचन कर रहे हैं वहीं हम लोग सहर किचन भी कर रहे हैं। अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो इस वक्त हम लोग अराउंड मोर देन 1500 लोगों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक किचन है, हमारा एक किचन मीरपुर में लगा हुआ है, ऐसे ही किचन हमारा डिफरेंट एरियाज में लगा हुआ है। उसके अलावा हम लोग खाली किचन नहीं, यहाँ तक जो खुश्क राशन है 1 महीना का जो है अभी तक हम लोग पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 15,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसी की मदद से ये होता है कि एटलीस्ट आपके जो आने वाले जो 2 महीने हैं, 1 महीना, वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो आराम से ज़िंदगी अपनी बसर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी नेकी है कि रमज़ान शरीफ में ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको सहर और इफ्तार कराया जाए, और ये सबसे बड़ी नेकी यहाँ कमाई जा रही है। जी, इस्लामाबाद से फौरन फ्लाइट लेकर हम जा रहे हैं दुबई, और वहां से अरशद अंजुम है जो हमें बताएंगे कि वहां पे इफ्तारी की क्या गहमा गहमी और तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, रहमतों बरकतों वाले माह मुबारक रमजान मुबारक के आज अफ्तार के वक्त हम दुबई में मौजूद हैं, और दुबई के अंदर इस वक्त हैप्पी यूएई कैंप में बेशुमार लोग हैं जो अफ्तार का सामान हासिल कर रहे हैं। यहाँ हर रोज रोजाना की बुनियाद पे अफ्तारी का सामान तकसीम किया जाता है। इनको बिरयानी दी जाती है, खजूर दी जाती है, पानी दिया जाता है, फ्रूट दिया जाता है, और ये सारे इंतजाम करने के लिए जो इंतजामिया हैं उनके एक नुमाइंदे मेरे साथ हैं, शेख मोहम्मद करीम। उनसे पूछते हैं कि इस तरह इंतजाम माशाल्लाह हजारों लोगों को ये अफ्तार तकसीम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह सारा इंतजाम किया जाता है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह खैर। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हम 2 भाई हैं और हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो 200 अहबाब हैं। तकरीबन ये हमारा कैंप नंबर 4 है। तकरीबन 20 कैंप है हमारे दुबई और शारजा में। ये कैंप नंबर 4 है और यहाँ तकरीबन 2000 लोग होते हैं हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर रमज़ान तक 2500-3000 तक पहुँचते हैं। और यहाँ हम हैं तकरीबन 7 साल से यहाँ हम खाना तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह के फज़ल और करम से अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, तकरीबन 7 साल हो गए। और आप देख रहे हैं जिस तरह सिचुएशन है यहाँ, हमारे पास ना सिक्योरिटी है, ना पुलिस है, ना कोई है, बस हम हैं, अल्लाह की रहमत है। और अब सिस्टम देखो किस तरह मामला चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह के फज़ल और करम, अल्लाह के मेहमानों, अल्लाह की दी हुई रिज़्क़, अल्लाह की तकसीम, अल्लाह का जगह, क्योंकि मंजिल ये जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और आप देखो इनका अखलाक देखो, मुसलमान की पहचान उनका अखलाक होता है। आप देखो इनका अखलाक माशाल्लाह, ना लड़ाई, ना झगड़ाए, ना कोई भी किस्म का मसला। हर एक जानता है कि ये अल्लाह की तरफ से है और इज्जत एहतराम और अदब से ये आते हैं, लेते हैं और जाते हैं माशाल्लाह। ये हमारा ये माशाल्लाह। आप पूरे रमजान में 20 कैंप हैं आपके, और हर कैंप में 2000 से 3000 लोग होते हैं। कोई कैंप में 6000 भी है, 7000 तक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 हजार लोग भी एक कैंप में होते हैं, और हर रोज यहाँ 2 से 2,500 लोगों को अफ्तार तकसीम किया जाता है। और इस रहमतों और बरकतों के माह मुबारक में नेकियां कमाने का ये महीना है, और ये काम बड़े खुशसलूबी से मेरे भाई कर रहे हैं। जी बताइएगा। थैंक यू जी मुर्तजा, आपने हमें इतना कुछ बताया और बड़ा अच्छा। जी नहीं अरशद थे, सॉरी अरशद अंजुम थे। और अब हम जा रहे हैं दुबई में ही लाइव जा रहे हैं डॉक्टर आयशा के साथ, और वो भी हमें बताएंगी जरा दुबई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? जरा ये वॉल्यूम का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। आप मुझे बताइए अभी दुबई में कितनी देर में इफ्तारी होने वाली है या हो चुकी है? दुबई में जो है वो 1.5 आवर के बाद जो है वो इंशाल्लाह अफ्तारी हो जाएगी। अरे और हाँ, आपकी सहरी कब होती है? कौन से वक्त पे होती है? आई एम सॉरी, एग्जैक्ट 1 आवर के बाद हो जाएगी। एग्जैक्ट 1 आवर, दैट इज मेकिंग मोर सेंस, बिकॉज़ आपको बिल्कुल लग रहा है, मुझे आपको बिल्कुल रोजा नहीं लग रहा, आपने आधा घंटा और बढ़ा दिया। कैसी है जी? कैसा गुजर रहा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छा जा रहा है, आगे देखें इंशाल्लाह।
बस मैं जिससे भी बात करती हूँ, जितने भी हमें ज्वाइन इन किए हैं दुबई से और शारजा से, सब यही कहते हैं कि कराची और पाकिस्तान और लाहौर की कोई याद नहीं आती किसी को। सारे पकवान उनको लगता है कि हाँ हर चीज वही मौजूद है, समोसे मिल रहे हैं, पकोड़े मिल रहे हैं और बड़े मजे की इफ्तारियां मिल रही हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही है? एग्जैक्टली, यहाँ पे हर चीज है बिकॉज ये एक इंटरनेशनल यहाँ पे आप कह सकते हैं कंट्री है जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, तो सब में मुस्लिम्स भी हैं और सब रोजे भी रखते हैं और ऑलमोस्ट सबके कुजीन जो है वो सेम ही है। तो वही समोसे, पकौड़े, जलेबी और ये सब। नेपाली फूड मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है, उनकी क्विजीन बहुत अच्छी। तो उसमें कुछ ऐसी डिशेस हैं जो आपको पसंद है और मुझे बताइए क्या क्या है। मैंने आज तक ट्राई नहीं करी। आई हैवंट ट्राई। कैसे, कब से हैं आप? अब ये आपने करना है, कब से हैं? अब आपने ये करना है कि आपने होमवर्क क्या आपका और आपने हमें बताना है। यहाँ पे इंडियन डोसा बड़ा फेमस है यहाँ पे ना। जी। डोसा एंड इडली एंड मसाला डोसा, ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस यहाँ भी है। मेजॉरिटी जो है कराची में भी अब तो इडली समोसा मिलता है यहाँ पे। इडली, समोसा, डोसा अगर आपने खाना हो तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे मिल जाता है। जी। मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है, आप पाकिस्तान नहीं आई हैं शायद। मैं लास्ट 2019 में आई थी। सॉरी 2019 में 2019 स्टार्ट हुआ था। 4-5 साल हो वो वाला। चले डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह जरूर हम आपको दोबारा मदू करेंगे। आप अपनी इफ्तारी और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये डॉक्टर्स क्या बच्चों के जब नाम आयशा रखते हैं तो उनको पता होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे और वो जो थी वो डेंटिस्ट थी और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर आयशा है। बड़ा ये एक मुझे लगता है कि कॉमन और डेंटिस्ट, ये आपके मेडिकल प्रोफेशन में कॉमन नाम है आयशा। आयशा वैसे ही कॉमन नाम है। आयशा वैसे ही कॉमन नाम है। पर मैंने सारे प्रोफेशनल्स के नाम आयशा देखे। अच्छा। हाँ, मोस्टली कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोफेशन से मुंसलिक होता है। अच्छा, मुझे बताइए कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ हो आपके साथ? बिकॉज हम जनरली बड़ी सीरियस बातें करते हैं जब कोई डॉक्टर आता है। तो मुझे फनी किस्सा बताइए कि कोई न्यूट्रिशन के हवाले से कोई आपके पास आया और उन्होंने, और जनरली लोगों की यही राय होती है कि ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। लाइक आप जिम जाओगे बस, एक दिन में जो आज देखो मैंने आज कम खाना खाया, मेरा वजन कम हो जाए। हाँ। ये तो रोज का किस्सा है। कोई एक सुना देना, कोई एक तो याद होगा। ऐसा तो होता है कि जहन में टॉप ऑफ द हेड कोई, मतलब किस्सा क्या होता है, वो तो किस्से होते हैं। एक बता दें कि बस मेरी शादी है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते है और बस मतलब मुझे कुछ ऐसा कर दें कि रातों रात कुछ हो जाए, या ये कि जो मेरा मंगेतर है या जिससे मेरी शादी होने वाली है वो बहुत दुबला पतला है तो कुछ हो जाए। और आजकल जो है कुछ इंजेक्शंस निकले हुए हैं तो वो मुझे लगा दें। इस पे तो हमने बात की, वो कुछ हो जाए। और मतलब इतना लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतने मतलब वो लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ शादी है अगले हफ्ते है तो 12 हफ्ते पहले आप आ जाती, 16 हफ्ते पहले आप आ जाती। अगले हफ्ते आज आपको क्या ऐसी परेशानी घबराहट हुई थी कि अगले हफ्ते पहले आप आ गई? मतलब ऐसा क्या हो सकता था? एक हफ्ते के अंदर जाएगा तो 1 किलो ही चला जाएगा। अब उसमें क्या हो सकता है? ब्राइडल ड्रेसेस भी बन गए, राइट वे भी है, जो राइट वे भी है ना। तो ये है, ये इस बात पे बस हंसी आती है और इस बात के ऊपर। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया हमारे साथ और बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें हुई। हमें जाले आप किचन की तरफ। मैं पहले डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत मजे की हमारे साथ गुफ्तगू की और आपकी इफ्तारी भी बहुत अच्छी हो। हमारी इफ्तारी बेहतर करने के लिए जो है वो हमारे सेट पे मौजूद है सोबिया जानू। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए या हम डायरेक्ट किचन में चले जाएं? मुझे लगता है हमें डायरेक्ट किचन में जाते हैं, की तरफ जाना है और हम देखते हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या बनवाया है। आज थोड़ी कश्मकश चल रही थी किचन में। मैंने देखा ये जरा अच्छा, इसको जरा आपने ओवर कुक किया है या ये थोड़ा सा ओवर कुक हुआ है? ये बेसिकली थोड़ा सा ओवर कुक हो गया है क्योंकि वो जो बटर था और बहुत ज्यादा अचानक से हीट अप आ गया तो इसलिए वो थोड़ा सा हल्का सा जो है ओवर थोड़ा सा किचन मेल फंक्शन हो रहा था क्योंकि इनसे ऑन नहीं हो रहा था इनका ओवन, क्योंकि अभी तक जो सारे खाने बनाए वो हमने चूल्हे पे बनाए। आज हमने जो है फीता काटा। ठीक है, और मैं बताती चलूं कि हमारे किचन के जो सेगमेंट है उसके पार्टनर्स हैं ऑसम किचन, ठीक है, और ग्लैम गैस की जो हमारे पास अप्लायंसेज हैं उनका हमने आज फीता काट लिया और ये उसी के हिसाब से हुआ। अब आप बताइए कि वो तो शक्लन तो एक अलग कहानी है, बनाया क्या है आपने? अच्छा, मैं बताया था हमने स्लाइडर्स बनाए हैं और हमने जो है पर्शियन ड्रिंक बनाई है और जिसको कहते हैं दोग, जिसका ऑल्टरनेटिव हम नाम दे सकते हैं पर्शियन,
क्योंकि इसमें मुझे लगता है बहुत रिफ्रेशिंग है। आफ्टर इफ्तार जो है आप 1 मिनट का जो है रिफ्रेशिंग आपके हाथ में को भी सही करेगा। रख दिया है क्योंकि ये वाला मेरा है। नहीं, वैसे अगर नहीं रखती सामने तो जैसे नहीं होता। लेकिन मंशा जो है ना, अच्छा आपका पता चल गया होगा हम दोनों में से खाने का ज्यादा शौकीन कौन है? मुझे लगता है मंशा ज्यादा मेरे टाइप के खाने खा रही हैं और आप ये जो स्नैकी खाना होता है ना, और थोड़ा सा जो कॉन्टिनेंटल स्टाइल होता है, जो देसी से थोड़ा सा हटके होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ खुश हूँ, और बल्कि सबसे ज्यादा यहाँ से सेट से जो खाना लेके जाती है वो भी मुझे लगता है मैं ही। अच्छा क्यों नहीं, और खाना जो है, और पता है मैं आपको बताऊँ, वो जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के दिल तक पहुँचना है तो वो रास्ता उसका पेट से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है लोग जो है ना इस पर बहुत कम बात करते हैं। व्हाई इज इट दैट हमें जो है वो खाना इतना पसंद है? क्योंकि उसमें सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपका टच, आपका स्मेल, आपका टेस्ट, एवरीथिंग, आपकी साइट। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप उसकी तरफ राग़िब होंगे, खाने के टेक्सचर अच्छा होगा तो वो बेहतर लगेगा, आपके उसके हिसाब से होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको पहले भी ये कह रही थी कि हमारा किचन, हमारा शो, हर चीज जो हमारी है वो आपकी है। और वो आपकी तब होगी जब आप ओनरशिप लेंगे और हमें राय देंगे। अच्छा, जरा उनसे भी हम पूछ लें कि आपको ऐसी कौन सी रेसिपीज हैं। हम सोबिया जानू का हम टेस्ट लेंगे। मैंने भी कहा है कि मैं भी अपनी 1-2 दरख्वास्त ना डालूंगी कि कल मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है, मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है, फिर हम देखेंगे कि सोबिया कैसा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर उसमें कुछ फ्यूजन हो जाए तो फिर वो मुझे नहीं, फ्यूजन आप कर ले, हम तैयार है खाने के लिए। ऑनेस्टली अभी जो हम देख रहे होते हैं ना सोबिया, आपने देखा होगा कि हर जगह से जो हमने दुनिया भर को घेर लिया है और उनकी हम जान रहे हैं क्विजीन्स भी क्या है और किस तरह से लोग इफ्तारी मना रहे हैं और इफ्तारी में क्या क्या खाने हैं। जैसे जाले ने कहा नेपोली होना चाहिए। तो पता है हम क्यों नहीं ऐसे करते? हम हर दिन एक नया कुजीन लेकर आते हैं और उसको पाकिस्तानी टच जो कल किया था हमने, मैक्सिकन किया था ना, मुझे तो बड़ा पसंद आया। पाकिस्तानी टच के साथ बहुत अच्छा बिल्कुल। और अब जैसे नेपोली है उसमें हम रिसर्च करते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे अपना देसी तड़का डालते हैं। देसी तड़का हम क्या करते हैं, जैसे मैं सैफ अली खान का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उसने बोला, उससे पूछा आपका फेवरेट क्विजीन क्या है, उसमें उसने कहा कि मेरा फेवरेट क्विजीन जो है वो चाइनीज है। तो मैंने कहा कि चाइनीज, आप चाइनीज तो कोई चाइना जाके खाएंगे? तो कहते हैं नहीं, मैं तो खा ही नहीं सकेगा, कोई नहीं खा सकता। देसी चाइनीज जो कार्ट पे मिल रहा है ना, हमें वो बहुत पसंद है, बिकॉज ऑथेंटिक चाइनीज हमें मुझे लगता है कोई नहीं खा सकता हम में से। अच्छी बात के साथ हम अपनी क्लोजिंग करते हैं कि आप ना जमीन पे रहने वालों का जितना ख्याल रखेंगे, आसमान में रहने वाला आपका ख्याल उतना ही रखेगा। सो दोस्ती हमारा आज का टॉपिक था, और मैंने और जाले ने जो है माशाल्लाह से बड़े सालों से अपनी दोस्ती कायम और दायम रखी, और हम सबकी यही दुआ होगी कि आप सब अपने रिश्ते, और हम आपसे भी दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए आप वापस आएंगे कल इंशाल्लाह हमारे पास जहाने रमजान में, जो आप देख रहे हैं 365 पे। मैं, सोबिया और मंशा यही मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज।